हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आई वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन आवर यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत। एंड हियर यू विल गेट ऑल द information about your physical and sports competitive exams and also get the live informations and competition exams preparation। तो जल्दी से लाइव आ जाइए और जो लाइव आ चुके हैं वो शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आज हम आपको करवाने वाले हैं सीरीज नंबर 311। जी हाँ, 311 नंबर सीरीज में हम आपको करवाने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन, जो आपका फर्स्ट टर्म एग्जाम होने वाला है। और उसमें आपके 130 प्रश्न, जी हाँ, ये 30 प्रश्न हम हिंदी में करवाने वाले हैं। जो सीबीएसई बोर्ड से हिंदी में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं फिजिकल एजुकेशन को, तो हम आपको करवाने वाले हैं ये 130 प्रश्न। और इन 130 प्रश्नों में हम आपके जो 5 चैप्टर आपके फर्स्ट टर्म में आएंगे वो सभी कवर करने वाले हैं। तो चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ साथ में जहां पर एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत पड़ेगी, मैं वो एक्सप्लेनेशन भी आपको देता चलूंगा। तो चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है ये कि निम्नलिखित में से क्या योजना का उद्देश्य नहीं है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। तालमेल बनाना, खेल प्रदर्शन में वृद्धि करना, खान पान का आयोजन करना, या फिर दक्षता में वृद्धि करना। चलिए, 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और आपको बताना है कि योजना का उद्देश्य नहीं है। चलिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आपके लिए, और पेन और पेपर जरूर पास में रखिएगा। कितना स्कोर रहेगा वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और साथ में जो कर रहे हैं फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी, चाहे वो एसडी, टीजीटी, पीजीटी, यूपी टीजीटी, या फिर आप कर रहे हैं एलटी ग्रेड उत्तराखंड, या फिर आप कर रहे हैं केवीएस, एनवीएस, यूजीसी नेट की तैयारी, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। तो चलिए, राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है यहाँ पर खान पान का आयोजन करना। जी हाँ, जो खान पान का आयोजन करना है वो एक पर्टिकुलर टास्क है। किसका? वो है आपकी जो बोर्डिंग और लोडिंग, या फिर ये कह सकते हैं जो आपकी रिफ्रेशमेंट कमेटी है, उसका काम रहेगा। तालमेल बनाना योजना का उद्देश्य है। खेल प्रदर्शन में वृद्धि करना भी खेल आपका योजना का उद्देश्य है। और साथ में जो दक्षता में वृद्धि करना, ये आपकी जो स्पोर्ट्स के अंदर प्लानिंग करते हैं उनके पार्ट रहेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया और क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से क्या परिवहन समिति का कार्य नहीं है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। खान पान का प्रबंध करना, टूर्नामेंट का प्रचार, खिलाड़ियों का स्वागत करना, और खिलाड़ियों को मैदान से ठहरने तक के स्थल तक ले जाना। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। तो चलिए, राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन यहाँ पर रहेगा, जी हाँ, खिलाड़ियों को मैदान से ठहरने तक का जो स्थल होता है वहां तक पहुंचाने का काम होता है। देखिए, ग्राउंड्स और जो आपके जहां पर आपको ठहराया जाता है वहां पर कुछ दूरी रखी जाती है, ताकि आप जो वहां पर अपने माइंड को फ्रेश कर सके। या फिर हो सकता है मे बी जो कमेटी ने जहां पर आपकी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की है वहां पर उनके पास में जो स्टे है ग्राउंड के पास में इतना अच्छा ना हो, तो वो आपको किसी धर्मशाला की, हॉस्टल या फिर कहीं पर भी आपका प्रबंध करके आपको ठहराते हैं। तो वहां तक ले जाने और लाने की जो जिम्मेदारी होती है वो आपका जो ट्रांसपोर्ट कमेटी रहती है उसकी रहेगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक बार इनको, जी हाँ, पढ़िएगा जरूर। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों को चोट लगने की स्थिति में तुरंत उपचार निम्नलिखित में से कौन सी समिति का कार्य रहेगा। जी हाँ, जब भी खिलाड़ी को चोट लगती है तो किस कमेटी का यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और राइट की आप चूज कर सकते हैं। स्वागत समिति है, प्राथमिक चिकित्सा समिति, पुरस्कार समिति, या फिर परिवहन समिति। जी हाँ, चोट जब भी लगती है तो हम डॉक्टर की हेल्प लेते हैं, या फिर जो आपके पास में फर्स्ट एडर होते हैं हम उनकी हेल्प लेते हैं। तो जो आपकी फर्स्ट एड कमेटी है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि चोट जब भी लगे तो वो उनको फर्स्ट एड प्रोवाइड करवाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया और फटाफट हम ये क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन समिति का कार्य नहीं है। जी हाँ, जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है उसका कौन सा यहाँ पर काम नहीं रहेगा। मैनेजमेंट कमेटी है, इनमें से कौन सा काम नहीं है। फिक्सर तैयार करना, मैच को करवाना, टूर्नामेंट का संचालन करना, या फिर मैच स्थल की सजावट करना।
तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन जी हाँ आपका यहाँ पर हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल सही, कि मैच स्थल की सजावट करना। मैच स्थल की सजावट करना मैनेजमेंट कमेटी का काम नहीं है, ये डेकोरेशन जो कमेटी होती है, डेकोरेटिव जो कमेटी रहेगी, ठीक है, सजावट समिति, उसका काम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, क्वेश्चन में पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है फटाफट से, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन 130 हम करने वाले हैं और सभी चैप्टर्स को हमने इसमें कवर किया है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पुरस्कार समिति का कार्य नहीं है? जी हाँ, जो आपकी यहाँ पर अवार्ड समिति है, ठीक है, उसका कौन सा काम नहीं है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। प्रतियोगी को मेडल देना, प्रतियोगी को सर्टिफिकेट देना, प्रतियोगी के खाने का प्रबंध करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पर जो प्रतियोगी है या फिर जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, उनका जो खाने का प्रबंध है वो फूड और जो लोडिंग कमेटी रहेगी उसका रहेगा, ठीक है। ये आपका जो पुरस्कार समिति है इसका काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से क्या टूर्नामेंट को परिभाषित करता है? टूर्नामेंट को क्या परिभाषित करेगा आपको बताना है। योजना के तहत खेल प्रतियोगिता, नियमों के तहत खेल प्रतियोगिता, या फिर ए तथा बी दोनों। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और चलिए राइट यहाँ पर बिल्कुल राइट बनेगा आपका यहाँ पर ए और बी दोनों। जी हाँ, जो टूर्नामेंट आपकी रहती है, अगर उसको हम परिभाषित करें, उसकी डेफिनेशन देखें, उसका मीनिंग देखेंगे, तो ये है कि नियमों के तहत कोई भी व्यवस्थित तरीके से और क्रमबद्ध जो आपके मैचेस है उनकी एक श्रृंखला टूर्नामेंट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, क्वेश्चन देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन से टूर्नामेंट में मैच हारते ही टीम को बाहर कर दिया जाता है? मींस ऑटोमेटिकली जो टीम है वो एलिमिनेट कर दी जाती है। लीग टूर्नामेंट है, नॉकआउट टूर्नामेंट है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए राइट ऑप्शन यहाँ पर है नॉकआउट टूर्नामेंट। जी हाँ, जैसे ही टीम हार जाएगी तो तुरंत उसको बाहर कर दिया जाता है। तो ये नॉकआउट टूर्नामेंट का एक कह सकते हैं कि मुख्य यहाँ पर कार्य रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया आपसे कि लीग टूर्नामेंट को निम्न में से किस दूसरे नाम से जाना जाता है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। राउंड रोबिन टूर्नामेंट, नॉकआउट टूर्नामेंट, चैलेंज टूर्नामेंट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए लीग टूर्नामेंट को कहा जाता है यहाँ पर बर्जर टूर्नामेंट, और इसके साथ में कहा जाता है उसको राउंड रोबिन टूर्नामेंट। जी हाँ, लीग टूर्नामेंट के तीन नाम है, याद रखिएगा। एक तो खुद लीग टूर्नामेंट है, दूसरा है राउंड रोबिन टूर्नामेंट, और तीसरा है बर्जर टूर्नामेंट। जी हाँ, मिस्टर बर्जर ने इसको बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस है ज़्यादा और टाइम है हमारे पास में कम, क्योंकि आज है 3 नवंबर, और जी हाँ 3 नवंबर नहीं, आज है 4 नवंबर, और 4 नवंबर को है दिवाली। जी हाँ, दीपावली। निम्न में से कौन सा एक नॉकआउट टूर्नामेंट का उद्देश्य नहीं है? जी हाँ, आज 4 नवंबर 2021 और आज है दिवाली। जी हाँ, दीपावली, दीपों का दिन, दीपों का दिवस, क्योंकि आज श्री राम अयोध्या पधारे थे। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर कि नॉकआउट टूर्नामेंट का उद्देश्य नहीं है। तो चार ऑप्शंस मेरे हिसाब से आपने ऑप्शंस चेक कर लिए होंगे जब मैं बातें आपसे कर रहा था। तो राइट की तरफ बढ़ेंगे। राइट है यहाँ पर कि खिलाड़ियों का आत्मविश्वास कम करना। जी हाँ, किसी भी टूर्नामेंट का उद्देश्य ऐसा नहीं होता कि वो खिलाड़ियों का आत्मविश्वास कम करे। टूर्नामेंट प्रोवाइड इसीलिए करवाया जाता है कि खिलाड़ी जीते और खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़े। हार भी जाते हैं तो हार में भी हमारी हार नहीं होती। जी हाँ, क्योंकि हार जब हमें मिलती है, इसका मतलब ये है कि हमने कुछ नया सीखा है, हमारी कमियां क्या है, हम कमियों को दूर करें और नेक्स्ट टाइम हम भी विनर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी हाँ, यहाँ पर देखिए आज अगर हम बात करें, यहाँ पर जैसा मैंने बताया था कि दिवाली, जी हाँ दीपावली का हम दिन बना रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारी कमियां हैं हम उनको दूर कर ले और अच्छाई की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक लीग टूर्नामेंट का प्रकार नहीं है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। सिंगल लीग, डबल लीग, ट्रिपल लीग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए यहाँ पर राइट हो जाएगा, यहाँ पर है ट्रिपल लीग टूर्नामेंट। ऐसा कोई भी नहीं है भाई, सिंगल लीग टूर्नामेंट और डबल लीग टूर्नामेंट, दो ही लीग टूर्नामेंट के प्रकार रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा गया कि निम्न में से कौन सी एक लीग टूर्नामेंट की हानि होती है? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए लीग टूर्नामेंट की हानि आपको बताना है। कम मैच होते हैं, दर्शकों की रुचि न होना, अत्याधिक खर्चीले हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए यहाँ पर मैच तो कम बिल्कुल भी नहीं होंगे, लीग टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा मैच रहेंगे, दर्शकों की रुचि भी बढ़ेगी क्योंकि हर बार आपको यहाँ पर मैचेस हैं वो देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा कि आपका पैसा बहुत इसमें इन्वेस्ट होगा, तो ये अत्यधिक खर्चीले हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है, निम्न में से क्या नॉकआउट टूर्नामेंट के लाभ को प्रदर्शित करता है। नॉकआउट टूर्नामेंट के लाभ को प्रदर्शित क्या करेगा, कम खर्चीले हैं, समय की कम बर्बादी है, ए तथा बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल जो नॉकआउट टूर्नामेंट है वो आपकी कम खर्चीली, क्योंकि कम मैचेस इसके अंदर होते हैं और टाइम भी आपका कम लगता है जब आप कम मैचेस करवाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है ये कि खालिस्तान टूर्नामेंट में प्रत्येक टीम भाग ले रही है, अन्य टीमों के साथ एक बार जरूर खेलती है, कौन सी टीम में खेलेगी। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, सिंगल लीग टूर्नामेंट है, डबल लीग है, नॉकआउट है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए राइट ऑप्शन है यहाँ पर सिंगल लीग। जी हाँ, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, पजल मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पर डबल लीग भी लिखा हो क्वेश्चन में, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो टूर्नामेंट है उसमें प्रत्येक टीम जो भाग ले रही है वह अन्य टीमों के साथ में एक बार, जी हाँ एक बार पे थोड़ा फोकस कीजिए, तो एक बार है यहाँ पर सिंगल। अगर यहाँ पर लिखा होता कि जो टूर्नामेंट है वो प्रत्येक टीम के साथ में प्रत्येक बार 2 मैचेस खेलते हैं, तो यहाँ पर आ जाता डबल लीग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन है पूरा आपकी स्क्रीन पर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे तो जी हाँ शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल भी करना मत भूलिएगा। टूर्नामेंट में प्रत्येक टीम भाग ले रही है, अन्य टीमों के साथ में 2 बार खेलती है। चलिए तो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा डबल लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कथन कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट को परिभाषित करता है। जी हाँ, एक पर्टिकुलर सार्थक परिपूर्ण वाक्य होगा कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के लिए। इनमें से हर टीम को खेलने का एक अवसर मिलता है, पहले सभी मैच अलग अलग जोन के आधार पर खेले जाते हैं, ए तथा बी दोनों। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं और यहाँ पर चलिए राइट जी बिल्कुल देखिए राइट जो आपका बन रहा है वो ये क्या है कि यहाँ पर देखिए टीम में खेलने का अवसर मिले ना मिले, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि पहले सभी मैचेस क्या होंगे अलग अलग जोन के आधार पर खेले जाएंगे। जी हाँ, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का प्रकार ही यही रहेगा। अभी बोला कि इसमें हर टीम को खेलने का अवसर भी मिलता है, तो देखिए टीम को तो अवसर मिलता ही मिलता है, लेकिन जो इसको कॉम्बिनेशन को परिभाषित करेगी ये है कि पहले जो सभी मैचेस हैं वो अलग अलग जोन के आधार पर खेले जाएंगे। देखिए जब सभी मैचेस आपके जोन के आधार पर खेले जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हर एक टीम को खेलने का अवसर मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन सा एक कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का प्रकार है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, नॉकआउट कम नॉकआउट, लीग कम लीग और नॉकआउट कम लीग, या फिर उपरोक्त सभी। तो चलिए यहाँ पर जो टूर्नामेंट कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का पूछा गया है, तो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के सभी ये प्रकार शामिल इसमें रहेंगे। जी हाँ, लीग टूर्नामेंट, ठीक है, आपका जो नॉकआउट है, इन दोनों का ही मिक्सचर आपका तैयार किया जाता है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बाई का संबंध एक खालिस्तान टीम से है जो खुद न खेलकर दूसरी टीम को अगले राउंड में पहुंचने में मदद करती है। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, डमी टीम है, कमजोर टीम है, ए तथा बी दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट ऑप्शन है यहाँ पर डमी। जी हाँ, देखिए सपोज कीजिए कि ये एक टीम खेलने के लिए आई हुई है और इस टीम के अंदर मेंबर हैं और इसको एक सामने ऐसी टीम मिल गई है जो पुतला है। देखिए डमी का मतलब है पुतला या फिर कोई स्टैचू या फिर कोई एक मूर्ति है। तो अब वो क्या करेगी, वो निर्जीव है, मीन्स वो नहीं खेलेगी। तो ये एक तरह से काल्पनिक टीम समझी जाती है कि जो टूर्नामेंट में तो आई है लेकिन खुद नहीं खेलेगी, लेकिन दूसरी टीम को अगले राउंड में पहुंचा देगी, इसीलिए इसको बाई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, फिक्सर तैयार करते समय निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। जब भी आप फिक्सर तैयार करेंगे तो किस बात का ध्यान रखेंगे। 22 की कुल संख्या को ध्यान में रखेंगे, खेले जाने वाले मैचों की कुल संख्या को ध्यान में रखेंगे, या फिर कुल टीमों की संख्या को ध्यान में रखेंगे, या फिर उपरोक्त सभी।
तो चलिए राइट ऑप्शन बढ़ेंगे, राइट है यहाँ पर। जी हाँ, ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं कि आपको कितनी बाइज मिल रही है, ठीक है, कितनी टीमें आपकी पहुंची हुई है और खेले जाने वाले मैचेस की संख्या कितनी है, तभी आप फिक्सर तैयार कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पहली बाई खालिस्तान को दी जाती है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसी पे ये मान लीजिए कि आपका जो फिक्सर है वो निर्धारित हो जाता है। चलिए मैं साइड में इतना मैं आपको एक फिक्सर भी बना के दिखा देता हूँ। चलिए आप अपना ऑप्शन चूज कर लीजिए और मैं यहाँ पर अपना, जी हाँ, ये मैं बना देता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पर ये फिक्सर तैयार कर दिया। आप देखिए जो पहला हाफ है इसमें यहाँ पर इनके आपस में मैच हो जाएंगे और इनका आपस में मैच हो जाएगा। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि जो पहली बाई, अगर आपके पास में कितनी भी बाई निकल के आ रही हो, ठीक है, कितनी भी बाईज आपके पास में आ रही हो, आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो फर्स्ट बाई होगी, जी हाँ, जो पहली बाई है वो हमेशा नीचे वाले हाफ में दी जाएगी। अब नीचे वाले हाफ का जो सबसे नीचे वाली टीम है उसको दी जाएगी। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आप राइट आंसर है वो अपने हिसाब से पहचान सकते हैं। तो राइट आंसर रह जाएगा आपका कि निम्न अर्ध की अंतिम टीम को, जो सबसे नीचे वाली टीम है, अगर टूर्नामेंट में मान लीजिए कि यहाँ पर आपकी टीम होती 6, तो आपको कितनी बाइस देनी पड़ती, 2 देनी पड़ती। तो आप क्या करते कि जो पहली बाई है, तो पहली बाई तो आप 6 नंबर को दे देते, ठीक है, और जो दूसरी बाई है वो आप सबसे ऊपर वाली टीम को दे देते। चलिए यहाँ पर आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपके पास में कितनी 4 बाइज हैं, तो इन 4 बाइज को आप कैसे देंगे। जहाँ 4 बाइज को देने के लिए आपको ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि जो पहली बाई होगी वो क्या करेंगे, आप निम्न अर्ध की सबसे नीचे वाली टीम को देंगे। जो दूसरी बाई है, अगर आपके पास में 2 बाई होती तो क्या करते, तो दूसरी बाई है आप ऊपरी अर्ध की पहली टीम को दे देते। फिर जो तीसरी बाई है वो देंगे आप निम्न अर्ध की पहली टीम को, और जो आपकी यहाँ पर फिर आ जाती है लास्ट वाली बाई है, तो आप क्या करते हैं, निम्न अर्ध की दूसरी टीम को, मतलब जो आपका ऊपर वाला जो हाफ है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, इसमें आप ऊंचा कर लीजिए, ठीक है, ऊपरी, और उसको कर लीजिएगा। जो ऊपरी अर्ध की जो सबसे नीचे वाली टीम है, ऊपरी अर्ध की, ठीक है, सबसे नीचे वाली टीम, ठीक है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखने पड़ेगा। नीचे वाली टीम को आप क्या करेंगे, 22 दे देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया, मजबूत टीमों का चयन करके उन्हें फिक्सर पे ऐसे स्थान पर रखना जिससे वे प्रारंभिक चक्रों में आपस में खेले कहलाता है। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। ये बोल रहा है कि मजबूत टीमों का चयन करके उन्हें फिक्सर पे ऐसे स्थान पर आप रखते हैं कि वो प्रारंभिक चक्कर में एक साथ ना खेलें। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। तो चलिए राइट ऑप्शन है यहाँ पर आपका सीडिंग। जी हाँ, सीडिंग इसीलिए दी जाती है कि जो कमज़ोर से कमज़ोर टीम है वो भी पहले राउंड में बाहर ना हो, क्योंकि उसको भी अपनी प्रदर्शन दिखाने का मौका मिले, और दूसरा ये कि जो मजबूत टीमें हैं वो पहले ही राउंड में बाहर ना हो जाए। अब सपोज कीजिए कि पहले ही राउंड में आपकी जो स्ट्रॉन्ग टीम है वो बाहर हो जाए और लास्ट में एक ऐसी टीम का मैच रहे कि जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और नामीबिया का मैच हो जाए फाइनल में, अगर ऐसा हो तो क्या होगा। जी हाँ, कोई भी मैच में इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो इसीलिए जो सीडिंग है वो इसीलिए तैयार की जाती है कि आप जो कमज़ोर से कमज़ोर टीम है और स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग टीम है, दोनों का इक्वल मौका दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सीडेड टीमों का बिना कोई मैच खेले सीधे क्वार्टर में भाग लेना क्या कहलाएगा। जी हाँ, जिन टीमों को सीडिंग दी जाती है, अगर वो पहला राउंड ना खेले और सीधा उनको क्वार्टर फाइनल खिला दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, बाई कहेंगे, सीडिंग कहेंगे, या फिर विशेष सीडिंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए राइट यहाँ पर रहेगा विशेष सीडिंग। जी हाँ, स्पेशल सीडिंग इसको कहा जाता है कि आप सीधा उनको क्वार्टर फाइनल खिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन से टूर्नामेंट में नॉकआउट में हारी हुई टीमों को एक अतिरिक्त अवसर दिया जाता है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। ये बोल रहा है कि आप टूर्नामेंट कोई करवा रहे हैं और वो नॉकआउट बेसिस है, लेकिन उसमें जो हारी हुई टीम है उनको एक अतिरिक्त अवसर दिया जाता है। तो ये कौन सी आपकी टूर्नामेंट रहेगी, लीग टूर्नामेंट है, कंसोलेशन टूर्नामेंट है, डबल लीग टूर्नामेंट है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा कंसोलेशन टूर्नामेंट। जी हाँ, जो हारी हुई टीम है उनको सांत्वना पुरस्कार देने के लिए कंसोलेशन टूर्नामेंट करवाई जाती है ताकि उनको भी नंबरिंग दी जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा मूरल गतिविधियां वे गतिविधियां हैं जो, चलिए 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है।
पहचान लीजिए इसमें से राइट क्या रहेगा। एक्स्ट्रा मूरल जो गतिविधियां होती हैं वो कौन सी गतिविधियां कहलाएगी। चार दीवारी के बाहर आयोजित होने वाली है, चार दीवारी के अंदर, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली। चलिए राइट की तरफ बढ़ेंगे। राइट है ये है कि चार दीवारी के बाहर, जी हाँ, विद्यालय की चार दीवारी के बाहर जो आयोजित होने वाली टूर्नामेंट है उसको कहा जाता है एक्स्ट्रा मूरल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन देख लीजिए। इंट्रा मूरल गतिविधियां वे गतिविधियां हैं जो खाली स्थान, जी हाँ, यहाँ पर एक खाली स्थान है, उस खाली स्थान को फिल करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए यहाँ पर खाली स्थान बना दिया है। चार दीवारी के बाहर आयोजित होती है, चार दीवारी के अंदर, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कि ये चार दीवारी के अंदर आयोजित होती हैं। देखिए याद रखिएगा, एक्स्ट्रा मूरल चार दीवारी के बाहर होती हैं और इंट्रा मूरल चार दीवारी के अंदर। और किसी भी संस्था, यहाँ पर विद्यालय ही जरूरी नहीं है, किसी भी संस्था का हो सकता है। सपोज कीजिए कि चार कंपनियां हैं और चार कंपनियां आपस में टूर्नामेंट करवाती हैं, तो वो हो जाएगा एक्स्ट्रा मूरल। और अगर एक कंपनी अपने ही कर्मचारियों के बीच में कोई टूर्नामेंट आयोजित करती है तो उसको कहेंगे इंट्रा मूरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एकता के लिए दौड़ को अधिकतर खाली स्थान के रूप में आयोजित किया जाता है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। जहाँ जो रन फॉर यूनिटी होता है, रन फॉर यूनिटी आप इसको पढ़िएगा। जो ये टूर्नामेंट है या फिर ये जो रेसेस होती हैं वो किस रूप में आयोजित की जाती हैं। रिले रेस, तीव्र रेस, या फिर ए तथा बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ये रिले रेसेस के अंदर आपकी करवाई जाती हैं। रिले रेसेस का मतलब है कि कोई एक ग्रुप होगा, वो ग्रुप, उस ग्रुप में चार भी आपके हो सकते हैं, चार है, 9 है, 6 है, 5 है। देखिए एक ग्रुप दौड़ेगा और वो एक पर्टिकुलर दूरी तक दौड़ेगा, फिर उसके बाद में जो आगे की आपके जो वहाँ पर आपके प्लेयर होंगे उनको मौका दिया जाएगा दौड़ने के लिए, फिर वो आगे दौड़ेंगे। इसका मतलब ये क्या है कि एक दूसरे में भाईचारा है, एकता की भावना इन सभी के अंदर बनी हुई है। रिले रेस का मतलब ही यही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से क्या एक्स्ट्रा मूरल गतिविधियां का उद्देश्य है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। एक्स्ट्रा मूरल गतिविधियों का उद्देश्य क्या रहेगा। खेल प्रदर्शन में वृद्धि है, अनुभव प्रदान करना है, भाईचारे की भावना विकसित करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो भाई मैं तो बिल्कुल यहाँ पे जाऊंगा उपरोक्त सभी के साथ में, क्योंकि खेल प्रदर्शन बढ़ता है, इसके साथ में आपको एक एक्सपीरियंस भी मिलता है और भाईचारे की जो भावना है वो पूरे ग्रुप के अंदर, पूरी टीम्स के अंदर विकसित होती है, डेवलप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। सभी तरल तथा ठोस पदार्थ जिन्हें मनुष्य खाता है तथा पाचन क्रिया द्वारा पचाता है क्या कहलाता है। चलिए यहाँ पर आपके स्पोर्ट्स और न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो अब शुरू करने जा रहे हैं। जितने भी आपके लिक्विड है या फिर आपके जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं जिनको मनुष्य खाता है, पाचन क्रिया के द्वारा पचाया जाता है, वो क्या कहलाते हैं। भोजन, विटामिन, ग्लूकोज, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए जो भी आप खाना खाते हैं उसको पचाते हैं तो वो कहा जाता है आपका फूड, भोजन उसको कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से क्या संतुलित आहार को परिभाषित करता है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। और जो फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं वो, जी हाँ, जो 12th क्लास पढ़ रहे हैं सीबीएसई बोर्ड से, वो तो मुझे अपना कमेंट बॉक्स के अंदर स्कोर ज़रूर करके बताइएगा कि आपका कितना स्कोर रहा। और कल फिर आप सभी के लिए एक और सीरीज़ लेके आऊँगा जिसमें आपको जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। निम्नलिखित में से क्या संतुलित आहार को परिभाषित करता है। चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर हैं। तो चलिए चार ऑप्शंस में से जो राइट है, राइट की तरफ हम बढ़ने के लिए जा रहे हैं। राइट है यहाँ पर आहार में सभी पोषक तत्वों का उचित मात्रा में होना। अब इस चीज़ को एक और आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये बोल रहा है कि जो संतुलित आहार है, जो बैलेंस डाइट है, उसको क्या कहेंगे। बैलेंस डाइट देखिए यहाँ पर लिख रखा है कि आहार में सभी पोषक तत्वों का उचित मात्रा में होना, और इसके पीछे आप थोड़ा सा और ऐड कर लीजिए। अब थोड़ा सा इसमें आप ऐड क्या करेंगे, आपको ऐड ये करना है इसके
कि जो सभी आपके पोषक तत्व हैं वो उचित मात्रा में हो और व्यक्तिगत, जी हाँ, व्यक्तिगत का मतलब है इंडिविजुअल, जैसी जिसकी ज़रूरत है उसके अनुसार आपके जो पोषक तत्व हैं वो आपके खाने में शामिल हो, तो हम उसको बैलेंस डाइट कहते हैं। अब यहाँ पर व्यक्तिगत है या फिर मैंने बोला कि ज़रूरत के अनुसार। अब अगर ज़रूरत के अनुसार ना करें तो भाई, अगर मान लीजिए कि हम एक जो स्पोर्ट्स पर्सन की डाइट है, जो एक एथलीट है, तो भाई वो कम से कम 6 से लेकर 7,000 किलो कैलोरी लेता है पर डे और फिर उसको बर्न भी करता है। अगर वही खुराक हम एक सामान्य व्यक्ति को दे देंगे तो वो 1 से 2 साल के अंदर मोटापा ग्रसित हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो आपका खाना है वो उचित मात्रा में दिया जाए, उचित मात्रा में पोषक तत्व हो और वो जो पोषक तत्व हैं वो उस व्यक्ति की ज़रूरत के अनुसार हो, उसी को हम संतुलित आहार कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कैलोरी का अर्थ है खालिस्तान तक बढ़ा सकती है। जी हाँ, कैलोरी का अर्थ क्या है? एक कैलोरीज मतलब क्या रहेगी आपको बताना है। तो चलिए बिल्कुल यहाँ पर तो ये इजी रहेगा आपको समझने के लिए। देखिए ये बोल रहा है कि ऊष्मा की वह मात्रा, जी हाँ, जो एनर्जी है उसकी वो मात्रा जो 1 ग्राम पानी का तापमान है 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है, तो उसको हम कैलोरीज कहेंगे। जी हाँ, एक कैलोरीज वो होगी जो 1 ग्राम पानी की मात्रा जो होगी, जो पानी है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री तक बढ़ा दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किस में सर्वाधिक कैलोरीज पाई जाती है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। सबसे ज्यादा कैलोरीज किसके अंदर पाई जाएगी? 4 ऑप्शन, दूध में, सेब में, मक्खन में या फिर चीनी में। ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा मक्खन। जी हाँ, फैट जो होता है, फैट में सबसे ज़्यादा कैलोरीज होती है। अब आप बोलेंगे कि सर कैसे, ये भी थोड़ा बता दीजिए। देखिए, अगर आप 1 ग्राम, क्या 1 ग्राम अगर आपने कार्बोहाइड्रेट ली है, ठीक है, ये क्या लिया है आपने? कार्बोहाइड्रेट ली है, तो यहाँ पर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको मिल जाएगी 4 कैलोरीज। ठीक है, 4 किलो कैलोरीज, आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा। आप 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं, क्या लेते हैं? प्रोटीन। अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं तो 1 ग्राम प्रोटीन से आपको मिल जाएगी 4 कैलोरीज। 1 ग्राम जो फैट होगा, जी हाँ, फैट जो आपका 1 ग्राम है, इस 1 ग्राम फैट से आपको 9 किलो कैलोरीज मिलती है, 9.3 किलो कैलोरीज मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कैलोरीज है वो आपको किससे मिलेगी? वो मिलेगी आपको मक्खन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, कठोर शरीर परिश्रम या फिर कठोर शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक कैलोरी की मात्रा क्या होगी? जी हाँ, कोई हार्डवर्क करने वाला है, कठोर परिश्रम करता है, अपना शारीरिक मेहनत करता है, तो उसके लिए जो कैलोरीज की आवश्यकता है वो क्या रहेगी? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। 1500 से 2000, 3500 से लेकर 3000 और यहाँ पर है आपका कि 2500 से लेकर 3000। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका 3500 से लेके 3000। जी हाँ, आप इसको प्लस में 500 और इसके अंदर अगर आप ऐड कर लेंगे ना 3000 के अंदर, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। मीन्स यहाँ पर 3500 से लेकर आपका 4000, कितना? 4000 कैलोरीज तक जो एक शारीरिक परिश्रम करने वाला होता है उसको ज़रूरी है। ठीक है, कठोर परिश्रम की बात हो रही है भाई। और अगर हम एक एथलीट की बात करें जो बहुत अच्छा एथलीट है, ठीक है, जैसे कि उसेन बोल्ट है, जो इंटरनेशनल मैचेस खेलते हैं और जो इंटरनेशनल लेवल पे अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, तो उनके लिए उनके खेल के हिसाब से 5 से लेकर 8000 कैलोरीज की ज़रूरत होती है। 5 से लेकर 8000 का मैंने इसलिए बताया है कि हर एक खेल की श्रेणी को यहाँ पर शामिल कर लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया कि एक सामान्य व्यक्ति को एक दिन में खालिस्तान किलो कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। जी हाँ, सामान्य एक व्यक्ति है तो उसके लिए कितनी कैलोरीज रहेगी? 1000 से लेकर 1500, 2500 से लेकर 3000, 3000 से लेकर 4500 और 5000 से लेकर 8000 किलो कैलोरीज।
तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट ऑप्शन यहाँ पर है, देखिए एक सामान्य व्यक्ति को 2500 से लेके 3000 कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है। 1800 कैलोरीज, भाई 1800 कैलोरीज तो सिर्फ आपको जीने मात्र के लिए, जी हाँ, आप अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, जीवन यापन भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मैं ये कहूँ कि सिर्फ आपकी सांसों को जिंदा रखने के लिए, भाई आप बेड पर लेटे हुए हैं और आपको जिंदा रखने के लिए 1800 कैलोरीज की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप थोड़ा बहुत भी जो सामान्य व्यक्ति काम करते हैं उसकी तरह आप अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो आपको 2500 से लेकर 3000 कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भोजन में उपस्थित अलग अलग पोषक तत्वों का शारीरिक क्रियाओं के लिए उपयोग कहलाता है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। जहाँ अलग अलग पोषक तत्वों का शारीरिक क्रियाओं के लिए उपयोग क्या कहलाएगा? पोषण कहलाएगा, पोषक तत्व कहलाएगा, खाद्य असहनशीलता कहलाएगी या फिर अल्पाहार कहा जाएगा। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। 4 ऑप्शंस, जी हाँ। चलिए राइट है यहाँ पर पोषण, जी हाँ, उसको नारिशमेंट या फिर पोषण आप उसको कहेंगे कि जो आपके शरीर की जैसी जैसी क्रियाएं हैं उनके लिए पोषक तत्वों की उपस्थिति भोजन में रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा एक भोजन का वृहत पोषक तत्व नहीं है? वृहत पोषक तत्व का मतलब इंग्लिश में अगर मैं बताऊं तो इसको कहेंगे हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। चलिए, तो यहाँ पर पूछा गया कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें से नहीं है, वृहत पोषक तत्व नहीं है। तो जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका खनिज। जी हाँ, जो मिनरल्स है वो माइक्रो के अंदर शामिल होते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो आपका प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और एक नाम और मैं लिख रहा हूँ, ये कहेंगे हम इसको क्या कहेंगे? वसा। जी हाँ, जो वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, ठीक है, तो ये आपके, और प्रोटीन, तो ये आपके सभी आ जाते हैं वृहत पोषक तत्वों में। अब जो आपके निम्न पोषक तत्व हैं या फिर जो बड़ी मात्रा में आप नहीं लेते हैं तो वो है आपके खनिज और विटामिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा एक साधारण कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण रहेगा? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज या फिर उपरोक्त सभी। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। जी हाँ, साधारण कार्बोहाइड्रेट का जो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो साधारण कार्बोहाइड्रेट है, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, वो आपकी ग्लूकोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज है और इसके साथ में स्टार्च का जो रूप है ये रहेगा। अगर हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की बात करें, अब कई बार आपसे ये पूछ भी रहा जाएगा कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसके कितने टाइप रहेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट 2 तरह की होती है। एक है आपकी सिंपल कार्बोहाइड्रेट जिसको हम साधारण भी कहेंगे, और एक है आपके कॉम्प्लेक्स मीन्स जटिल, मीन्स जो उसके कार्बोहाइड्रेट के जो मॉलिक्यूल्स है, जो कार्बोहाइड्रेट की संरचना है वो जटिल थोड़ी सी होती है, उसको पचने में टाइम लगता है। जो ग्लूकोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज है, ये साधारण कार्बोहाइड्रेट के रूप रहेंगे, इनको पचाने में आपको ईजी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भाई माफी चाहूंगा, चलिए स्क्रीन डाउन हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया कि निम्न में से कौन सा एक जटिल कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण रहेगा? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। चलिए यहाँ पर आपसे जटिल कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण पूछा गया है। लैक्टोज है, शलगम है, गाजर है या फिर इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, आपको लॉजिक अपना है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए देखिए, जो लैक्टोज वगैरह, लैक्टोज की बात करें, गाजर की बात करें तो, और यहाँ पर जो इस तरह के आपके प्रोडक्ट रहते हैं जो मीठे हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट सिंपल रहती है। लेकिन सलगम का देखिए, जो सलगम आप खाते हैं उसके अंदर जो आपका कार्बोहाइड्रेट मिलेगा वो आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रहेगा, उसको पचाने के लिए आपको टाइम चाहिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से क्या प्रोटीन का कार्य नहीं है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से प्रोटीन का क्या कार्य नहीं है? ऊतकों की मरम्मत करना, मांसपेशियों का निर्माण करना, हार्मोन्स का उत्पादन करना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट ऑप्शन है हार्मोन्स का उत्पादन करना। हार्मोन का उत्पादन करना, जो आपकी हार्मोनल ग्लैंड्स रहेंगी उनका कार्य रहेगा हार्मोन्स की उत्पत्ति करना। लेकिन जो यहाँ पर आपकी टिश्यूज़ की रिपेयरिंग है, मसल्स का जो यहाँ पर फॉर्मेशन बनाने का काम है वो होता है आपके प्रोटीन का। तो ये हैं आपके क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से किस पोषक तत्व को बॉडी बिल्डिंग पोषक तत्व भी कहा जाता है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। विटामिन,
प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और खनिज। तो चलिए जो भी आपको राइट लगे उस राइट पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो जी हाँ, यहाँ पर जो आपका बॉडी बिल्डिंग है वो है आपका प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है आपसे ये कि वे पोषक तत्व जो व्यक्ति के आहार में अधिक मात्रा में लिए जाते हैं कहलाते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व, वृत्त पोषक तत्व, ए बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए जो भी आपको ठीक लगे उस ठीक पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अधिक मात्रा में लिए जाते हैं, तो अधिक मात्रा में आपके वृत्त पोषक तत्व लिए जाते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स लिए जाते हैं। जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनमें आपके मिनरल्स हैं और आपके विटामिन से शामिल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या हड्डियों तथा दांतों के निर्माण और सुरक्षा के लिए आवश्यक है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। वसा, कैल्शियम, प्रोटीन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, दांतों के निर्माण के लिए, हड्डियों का निर्माण करने के लिए आपको कैल्शियम की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन देख लीजिएगा फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सा एक संतृप्त वसा का सर्वोत्तम स्रोत रहेगा। पनीर, तिल, सरसों, या फिर इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। तो चलिए राइट की तरफ बढ़ेंगे और राइट यहाँ पर आपका संतृप्त वसा आपको पनीर से मिल जाएगी। जी हाँ, देखिए जो तिल है, सरसों है, इनका जो तेल होगा, जी हाँ, जो ऑयल आपका निकलेगा, ये ऑयल क्या होगा, ये आपका जो फैट का परसेंटेज अगर हम बात करें तो जो फैट का रूप है वो जम जाएगा। देखिए जो पनीर है, पनीर से आप मान लीजिए कि इसका ऑयल निकालते हैं, घी निकालते हैं, तो वो जम जाएगा आपके कोल्ड टेम्परेचर पे। लेकिन जो तिल है और सरसों का तेल है वो जमता नहीं है। तो जो जमता नहीं है वो है असंतृप्त, और जो जम जाता है वो होता है आपका संतृप्त। इसको आप सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से एक असंतृप्त वसा का स्रोत है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। तो जी हाँ, देखिए मैंने सरसों है, तिल का तेल है, मूंगफली की बात कर दी, तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपका जो राइट है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में से क्या शरीर के तापमान को नियमित तथा कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। जी हाँ, तापमान को नियमित करेगा और इसके साथ में जो कोमल अंग हैं उनकी सुरक्षा करेगा। कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, या फिर जल है। अब देखिए क्वेश्चन तो देखने में सिंपल है लेकिन कई बार हम इसके अंदर फंस जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम बात करें तो राइट आंसर है वसा। जी हाँ, जो आपके सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, उनको सुरक्षा देने का काम करता है, क्योंकि साइनोवियल फ्लूइड्स, जी हाँ आपने नाम सुना होगा कई बार, जो आपके जिस तरह के जॉइंट्स है, आपका जो प्लूरा फ्लूइड्स है, ठीक है, आपकी बॉडी की जो नारिशिंग का काम करेगा ये करेगा आपका वसा। जी हाँ, एक तरह से कह सकते हैं कि लुब्रिकेशन का काम करता है। और देखिए जहाँ पर लुब्रिकेशन होगा तो वहाँ पर क्या होगा, लुब्रिकेशन के साथ में आपका जो बॉडी का टेम्परेचर वो भी मेंटेन रहेगा। तो ये काम है आपके वसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व एंटीबॉडीज उत्पन्न करता है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। जी हाँ, एंटीबॉडीज, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम कौन करेगा। प्रोटीन करेगा, जल करेगा, वसा करेगा, या फिर खनिज करेंगे। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट है यहाँ पर प्रोटीन। जी हाँ, एंटीबॉडीज बनाने का काम है, सेल्स की रिपेयरिंग का काम है, ठीक है, मसल्स आपका फॉर्मेशन का काम है, तो ये प्रोटीन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया, आहार में पशुजन्य प्रोटीन अधिक होने से निम्न में से कौन सा रोग हो सकता है। पशुजन्य का मतलब है जो एनिमल प्रोटीन होता है, जो आपको पशुओं से, एनिमल्स से जो प्रोटीन मिलता है उससे क्या हो सकता है। हृदय रोग, गुर्दे में पथरी, महिलाओं में एनीमिया, और उपरोक्त सभी। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट है यहाँ पर उपरोक्त सभी। जी हाँ, आपको कार्डिक डिजीज होने के चांसेस है, आपको किडनी स्टोन बन सकता है, और जो वीमेंस है उनमें ज़्यादा जो पशुजन्य प्रोटीन है, एनिमल जो प्रोटीन होता है वो लेने से एनीमिया की शिकायत हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा पोषक तत्व आहार के सूक्ष्म पोषक तत्वों का उदाहरण है। जी हाँ, सूक्ष्म पोषक तत्व बताने हैं आपको, कौन से रहेंगे, खनिज, विटामिन, प्रोटीन, और ए और बी दोनों। तो चलिए राइट है यहाँ पर आपके ए और बी दोनों ही आपके, मीन्स यहाँ पर जो खनिज है और विटामिन है ये आपके
माइक्रो मिनरल्स माइक्रो आपके न्यूट्रिएंट्स रहेंगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब है जो छोटी मात्रा में आप अपने खाने में शामिल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन देख लीजिएगा फटाफट से। और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा खनिज हमारे शरीर में अधिकांश मात्रा में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला मिनरल्स है वो कौन सा रहेगा? आयरन है, कैल्शियम है, तांबा है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट है यहाँ पर कैल्शियम। जी हाँ, देखिए जितने भी आपकी बोन्स है, दांत है, तो भाई उनकी फॉर्मेशन ही आपकी कैल्शियम से बनती है। तो सबसे ज़्यादा जो आपका रहेगा आपका मिनरल्स ये है कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, निम्न में से कौन सा एक मैग्नीशियम का स्रोत नहीं है? मैग्नीशियम आपको किससे नहीं मिलेगा ये आपको बताना है। बाकी आपके मैग्नीशियम के यहाँ पर स्रोत रहेंगे, साबुत अनाज, ब्राउन राइस, मीट और आयोडीन नमक। तो चलिए मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं तो मैग्नीशियम देखिए यहाँ पर अपने आप में जो आयोडीन नमक है इसके अंदर मैग्नीशियम नहीं रहेगा। बाकी आपका जो साबुत अनाज लेते हैं, ब्राउन राइस है, और इसके साथ में जो आपका यहाँ पर मीट है, और फ्रूट्स में आप केला जरूर खाइएगा, आपको मैग्नीशियम मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सा खनिज अधिक मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम, तांबा, आयरन, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो हीमोग्लोबिन है उसकी फॉर्मेशन ही आयरन से बनती है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और इसके साथ में जो आयरन है, आयरन के साथ में तांबा मिलता है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि अधिक मात्रा किसकी मिलती है, तो आपकी आयरन की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। जी हाँ, आप हमें थोड़ा सा इस पे भी ध्यान दीजिएगा भाई, क्योंकि यहाँ पर हम 50 क्वेश्चंस अभी कंप्लीट कर लेंगे। पवन कुमार विश्वजीत चैनल को आप फिजिकल एजुकेशन और ऑनलाइन क्लासेस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए लाइव क्लासेस फ्री चलती रहती हैं और डेली लाइव सीरीज यहाँ पर हम प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी समूह, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो चलिए वसा में घुलनशील नहीं है तो ये है आपका विटामिन बी। जी हाँ, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, क्या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है ये आपका किसमें, ये पानी के अंदर घुलनशील रहता है। और इसके साथ में जो विटामिन सी है ये भी आपका पानी में घुलनशील रहता है। बाकी जो विटामिन है वो आपके फैट सोल्यूबल होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन डी का स्रोत है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, सूर्य की रोशनी है, दूध है, मछली है, या फिर उपरोक्त सभी? 4 ऑप्शंस में से जो राइट लगे उस राइट पे आप क्लिक कर लीजिएगा। तो देखिए जो सबसे बड़ा स्रोत अगर पूछा जाता तो आप बोलते सूर्य की रोशनी, लेकिन यहाँ पर मछली है, इसमें भी आपको विटामिन डी मिल जाएगा, दूध से भी मिल जाएगा। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता सूर्य की रोशनी में, लेकिन मिलता सभी है। तो यहाँ पर आप विटामिन, जी हाँ, जो डी है इसके लिए उपरोक्त सभी पर क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया आपसे कि निम्न में से कौन सा विटामिन आंख, नाक और मुंह को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक रहेगा? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी2, या फिर इनमें से कोई नहीं? अब देखिए आंखों को भी सुरक्षित रखना है, नाक को भी रखना है, मुंह को भी रखना है, तो कौन सा विटामिन आप लेंगे? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका विटामिन बी2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बेरी बेरी रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? कौन सा ऐसा विटामिन है जिसकी कमी हो जाए तो आपको हो जाएगा बेरी बेरी रोग? विटामिन बी1, विटामिन ए, विटामिन सी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो चलिए विटामिन बी1 जिसको हम कहते हैं थायमिन, तो जी हाँ, विटामिन बी1 की कमी से आपको हो सकता है बेरी बेरी रोग। और जो आपका पॉलिश्ड राइस होता है उसके अंदर विटामिन बी1 की कमी रहती है। तो ज़्यादा जो पॉलिश्ड राइस खाते हैं उनको संभावनाएं रहती है कि उनको हो सकता है बेरी बेरी रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन देख लीजिए भाई, यहाँ पर क्वेश्चंस है, हम 50 कंप्लीट कर चुके हैं और 130 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। निम्न में से कौन सा एक आहार के गैर पोषक तत्व का उदाहरण रहेगा? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, और इनमें से कोई नहीं? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। चलिए तो राइट की तरफ बढ़ेंगे, और राइट यहाँ पर आपका हो जाएगा फाइबर। जी हाँ,
ये आपका एक गैर पोषक तत्व, जी हाँ, जरूरी नहीं है इससे कि आपको पोषक मिले, जी हाँ, यहाँ पे आपको पोषक नहीं मिलेगा लेकिन गैर जरूरी है। गैर जरूरी का मतलब ये होगा कि भई अगर आप फाइबर नहीं लेंगे तो जो अपशिष्ट पदार्थ है आपकी बॉडी से वो जल्दी से एलिमिनेट नहीं हो पाएंगे। आपके खाने को सुपाच्य बनाने के लिए, जी हाँ, अच्छे से पच जाए, सरलता से पच जाए, इसीलिए फाइबर है वो जरूरी रहेंगे, लेकिन इससे आपको कोई भी न्यूट्रिशंस नहीं मिलता। तो हम इसको नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन के अनुसार खालिस्तान के बीच में स्वास्थ्य का भार होना चाहिए, जी हाँ, जो आपका यहाँ पर नेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके अनुसार जो आपका यहाँ पर स्वास्थ्य का वेट है, जी हाँ, जो आपका हेल्दी वेट है वो कितना होना चाहिए, कितनी बीएमआई में निकल के आना चाहिए। 25 से लेके 30 बीएमआई, 19 से लेके 25 बीएमआई, 1 से लेके 10 बीएमआई। तो चलिए राइट है यहाँ पर, देखिए जो हेल्दी वेट है वो आपका, चलिए मैं बता देता हूँ, 18.9, जी हाँ, 18.9 से अगर आपका कम है तो ये आपका अंडर वेट आएगा, ठीक है। अगर आपका 18.9 से ज़्यादा है, जी हाँ, मीन्स यहाँ पर 19 से लेकर आपका 24.9 तक आ रहा है, ठीक है, तो ये आपकी बिटवीन, ये आपका नॉर्मल वेट कहेंगे, ठीक है। और अगर 25 से लेकर आपका 29.9 तक आ रहा है तो ये ओवरवेट हो जाएगा। और 30 प्लस, जी हाँ, 30 प्लस फिर आपकी जो वेट कैटेगरी है, मीन्स यहाँ पर वो आपका मोटापा शुरू हो जाएगा, जिसमें मोटापा आपका क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 का रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। निम्न में से कौन सा तरीका स्वस्थ भार रखने में मदद करता है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, जी हाँ। स्वस्थ भार को बनाए रखने में कौन मदद करेगा? शारीरिक क्रियाएं हैं, खाना छोड़ दे, या फिर बार बार पानी पीना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए राइट है यहाँ पर शारीरिक क्रियाएं, जी हाँ, खाना खाना कभी भी नहीं छोड़ना है, पानी को बार बार, जी हाँ, पीते रहें तो ये स्वस्थ भार में मदद करेगा। लेकिन जो आपकी फिजिकल एक्सरसाइजेज है वो आपकी स्वस्थ भार बनाए रखने में आपकी पूरी पूरी मदद करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। अल्पाहार के कारण निम्न में से क्या नुकसान हो सकता है? जी हाँ, अगर आप कम खाना खाते हैं, कम कैलोरीज लेते हैं तो इससे क्या होगा? रक्तचाप बढ़ेगा, शारीरिक भार है वो कम हो जाएगा, हड्डियां है वो मजबूत हो जाएंगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई सीधी सी बात है, अगर आप अल्पाहार लेते हैं, मीन्स जो आपकी रिक्वायरमेंट है, अब देखिए रिक्वायरमेंट के बारे में भी मैं बताऊंगा आपको कि आपका शारीरिक भार है वो कम हो जाएगा, अल्पाहार। अब इसको आप समझ लीजिए भाई, अल्पाहार का मतलब है आपने खाना ये नहीं देखना है कि मैंने 4 चपाती खाई, 10 चपाती खाई, कितनी खाई। अब आप इसको कैलोरीज के हिसाब से समझिए। अगर आप 1800 कैलोरीज लेते हैं, ठीक है, तो ये सिर्फ आपके जीने के लिए ज़रूरी है। मैंने बताया था कि 2500 जो कैलोरीज लेते हैं वो आपका स्वस्थ भार बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। इसका मतलब यह है कि आप 2500 कैलोरीज से कम लेते हैं तो वो आपके लिए अल्पाहार हो जाएगा। मीन्स वहाँ पर आपको नुकसान है कि आपका शारीरिक भार है कम हो जाएगा, और करते भी यही हैं। जी हाँ, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे साथी हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जिनको स्पोर्ट्स के अंदर जो हेल्दी वेट है वो बनाने की नॉलेज नहीं होती कि हेल्दी वेट कैसे मेंटेन करें। तो वो क्या करते हैं, वो स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो करते हैं। स्ट्रिक्टली डाइट का मतलब ये हो गया कि वो अपनी डाइट को इस हिसाब से सेट करते हैं कि सबसे कम कैलोरीज लेनी है, फाइबर ज़्यादा लेने हैं, तो उनसे आपको एनीमिया की प्रॉब्लम है, दूसरी जो प्रॉब्लम्स है वो शुरू हो जाती है, और वो एक्सरसाइज वो करते नहीं है। तो भाई ज़रूरी है कि आप दबा के खाएं, अच्छा खाएं, और अपना कम से कम डेली एटलीस्ट आपको 2 से 3 घंटे वर्कआउट है करना चाहिए, आपको फिजिकल एक्सरसाइजेज करनी चाहिए, ठीक है। अल्पाहार लेने से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान, आपकी बोन डेंसिटी कम हो जाएगी, ऑस्टियोपोरोसिस है, ठीक है, ऑस्टोमलेशिया है, आप उसके यहाँ पर रोग से ग्रस्त हो सकते हैं, एनीमिया की आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, आपकी जो ब्रेन की फंक्शनिंग है वो डिसबैलेंस हो जाएगी, आपके जो हार्मोनल ग्लैंड्स हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो भाई डाइट अच्छी लीजिए लेकिन एक्सरसाइज खूब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि सिर दर्द, उल्टी, पेट दर्द, दस्त लग जाना किसके लक्षण है? अल्पाहार के हैं, खाद्य असहनशीलता के हैं, विटामिन डी की कमी है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई सीधा सा मुझे यही लग रहा है कि जो सिर दर्द होगा, उल्टी होगी, पेट दर्द है, दस्त लग जाना है, तो ये आपके लक्षण है खाद्य असहनशीलता के। चलिए तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका खाद्य असहनशीलता, ठीक है, खाद्य असहिष्णुता भी इसको कहेंगे, फूड इंटॉलरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है।
क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक खाद्य संबंधी मिथक का उदाहरण है। जी हाँ, फूड मिथ्स आपने बहुत सुने होंगे, तो इनमें से कौन सा उदाहरण है आपका फूड मिथ का, आपको बताना है। खाना खाते समय पानी पीना, मछली खाने के बाद दूध पीना, भूखा रहने से वजन कम होता है, उपरोक्त सभी। तो भाई ये तो बिल्कुल यहाँ पर आपके तीनों ही सही बन रहे हैं। तो इस हिसाब से आपका जो राइट ऑप्शन है ये है उपरोक्त सभी। जी हाँ, ये फूड मिथ है कि आप खाना खाते समय अगर पानी पी लेंगे तो खाना पचेगा नहीं, आप मोटे हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने मछली खा ली और ऊपर से दूध पी लिया तो आपको वाइट पैचेज है आपके शरीर पे, जो सफ़ेद दाग है वो बनना शुरू हो जाएंगे। भूखा रहने से वजन कम हो जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, भूखा रहने से आपका वजन बढ़ेगा, आपको और प्रॉब्लम बहुत सारी हो जाएगी। अब मछली खाने के बाद में सुना है कि आपके शरीर पर जो वाइट दाग है, ठीक है, जो सफ़ेद दाग है वो बनना शुरू हो जाते हैं। भाई अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पापा ने कभी भी, ठीक है, ना तो मछली का सेवन किया है, और आप सोच सकते हैं कि जब मछली का सेवन नहीं किया है तो उनको वाइट पैचेस तो नहीं बनने चाहिए थे। तो ये ऑटोमेटिकली होता है, और कई बार जो हमारे शरीर के अंदर कह सकते हैं कि जो ये प्रॉब्लम्स होती है वो अनियंत्रित तरीके से आती है। ठीक है, तो आप इसको पर्टिकुलर रीज़न है ये नहीं कह सकते कि मछली खाने से आपको ये हो जाएगा और उसके ऊपर आपने दूध पी लिया तो उससे होगा। ठीक है, ये फूड मिथ रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से क्या गामक विकार का प्रकार नहीं है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। गामक विकास का प्रकार नहीं है, निम्न में से क्या गामक विकास का प्रकार नहीं है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका जो इसमें रहेगा ये है आपका लघु गामक विकास। यहाँ लघु गामक विकास ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो आपका स्थूल गामक विकास है, सूक्ष्म गामक विकास है, इसको आप कह सकते हैं। जो स्थूल है इसको हम कहेंगे आपका ग्रोस, क्या कहेंगे, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, और जो आपका सूक्ष्म है इसको हम कहेंगे फाइन मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और चलिए यहाँ पर आपसे पूछा गया था स्थूल और गामक। चलिए मैं इसका थोड़ा सा एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि जो आपका स्थूल गामक है इसमें आपकी बड़ी मांसपेशियाँ, कौन सी, बड़ी मांसपेशियाँ आपकी शामिल रहेंगी। और जो सूक्ष्म गामक विकास है इसके अंदर आपकी जो छोटी मांसपेशियाँ हैं वो विकसित होती हैं, और जो छोटी मांसपेशियों के द्वारा आपका किए जाने वाली कार्य हैं वो आपके विकास में आते हैं। बड़ी मांसपेशियों से जैसे आप रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, ठीक है, आप थ्रोइंग करते हैं, तो इसमें आपकी जो बड़ी मांसपेशियाँ शामिल रहती हैं। जो सूक्ष्म गामक विकास है इसमें अंदर छोटी मांसपेशियाँ, जिसमें आप हैंड राइटिंग का काम है, आप कैच लेते हैं, ठीक है, आप अपने पाँव की जो उंगलियां हैं इनसे कुछ चीज़ है ग्राउंड से उठाने की कोशिश करते हैं। तो जो इस तरह के एक्सरसाइजेज या फिर वर्क होते हैं वो आपके लघु गामक विकास में, या सॉरी इसको सूक्ष्म गामक विकास कहेंगे, फाइन मोटर डेवलपमेंट कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है बैठना, चलना, दौड़ना और चढ़ना आदि किसके उदाहरण है। अरे चलिए क्वेश्चन भी यहाँ पर बता दिया गया है। तो ये जो आपका है किसका उदाहरण रहेगा आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, और देखिए जैसे मैंने आपको बताया था बिल्कुल ओबेसली आपने यहाँ पर पकड़ लिया है। तो यहाँ पर ये है आपका स्थूल गामक विकास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया लिखना है, आप राइटिंग करते हैं, आप पेंटिंग करते हैं, वस्तुओं को पकड़ते हैं, कैच करते हैं, उनको हाथ में लेते हैं, तो ये किस तरह के उदाहरण रहेंगे। सूक्ष्म गामक विकास है, स्थूल गामक विकास है, ज्ञानेंद्रिय विकास है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका सूक्ष्म गामक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। यहाँ ये चिल्ड्रन एंड वीमेन इन स्पोर्ट्स से लिया गया है आपके क्वेश्चंस। प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। प्रारंभिक बाल्यावस्था कौन सी रहेगी, 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। 2 से 7 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 6 से 8 वर्ष, या फिर 9 से 10 वर्ष। तो चलिए राइट ऑप्शन है ये है आपकी 2 से 6 वर्ष की जो आयु है इसको कहते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मध्यम बाल्यावस्था कौन सी होती है, 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। अब देखिए यहाँ से तो आप बिल्कुल इजीली बता पाएंगे, आपको अगर पता होगा तो बिल्कुल। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट है यहाँ पर 7 से 10 वर्ष है, ये होती है आपकी मध्यम बाल्य अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है उत्तर बाल्यावस्था कौन सी होती है। 7 से 10 वर्ष है, 12 से 15 वर्ष है, या फिर 11 से 12 वर्ष की रहेगी, या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो भाई यहाँ पर थोड़ा सा आप अगर अपना दिमाग लगाएंगे तो इसको बिल्कुल इजीली बता पाएंगे। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल, 11 से 12 वर्ष। जी हाँ, जो 11 से 12 वर्ष है ये लेटर चाइल्डहुड रहेगी। और इसके बाद में देखिए जहाँ से आपका 13 शुरू हो गया, 13 से लेकर 20 तक की जो एज होती है, जिसके अंदर जो भी आप इंग्लिश में काउंटिंग बोलते हैं उसके पीछे टीन लगता है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ठीक है, तो ये आपकी, इसको देखिए 20, अब कुछ बोलेंगे सर आपको इंग्लिश नहीं आती क्या, 20 के पीछे कभी भी 20 टीन नहीं लगता। ठीक है, कुछ ऐसे हैं मेरे साथी जो कहेंगे। तो भाई 20 को भी काउंट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपके अंदर चेंजेस आना शुरू होते हैं, मीन्स आप मैच्योरेशन की तरफ बढ़ते हैं, आपके अंदर मैच्योरिटी लेवल वो आना शुरू हो जाता है। फिर भी हम इसको 20 के अंदर काउंट, टीन के अंदर काउंट करते हैं। तो दो यहाँ पर 13 से लेके 19 है, 20 साल है, तो इसको टीन एज कहा जाता है। टीन एज का मतलब है यहाँ पर किशोरावस्था। ठीक है, आपके अंदर जो चेंजेस है, फिजिकल चेंजेस है, हार्मोनल चेंजेस है, तो ये आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, किशोर अवस्था इसको कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर है 66। निम्न में से कौन सा कारक बच्चों में गामक विकास को प्रभावित करता है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। गामक विकास को कौन सा प्रभावित करेगा? वातावरण, पोषण, मोटापा या फिर उपरोक्त सभी? तो भाई बिल्कुल यहाँ पर सभी ये प्रभावित करने वाले हैं, तो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका उपरोक्त सभी। जी हाँ, वातावरण अगर आपको अच्छा ना मिले तो आपका गामक विकास नहीं होगा, पोषण अगर आपका अच्छा हो तो आपको मिल जाएगा, मोटापा अगर आपके अंदर है तो आप ऐसी एक्टिविटीज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सी क्रिया शैशवावस्था से संबंधित है? रेंगना, फुटबॉल खेलना, दौड़ना या फिर इनमें से कोई नहीं? ले मेरा छोटा बच्चा 6 महीने का, 7 महीने का, 8 महीने का बच्चा, तो वो क्या कर सकता है भाई? वो सीधी सी बात है कि वो रेंग के चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया आपसे ये कि तैराकी करना, बास्केट खेलना और ये जैसी क्रियाएं हैं ये कौन सी अवस्था से संबंधित है? शैशवावस्था से या बाल्यावस्था से या फिर किशोरावस्था से? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। चलिए भाई, तो यहाँ पर देखिए ये तैराकी करना है, बास्केट खेलना है, इसके अंदर जहाँ पर एक स्किल को आप दूसरी स्किल के साथ में कोऑर्डिनेट करते हैं, या फिर एक आपकी जो मोटर स्किल है या फिर आपकी क्रिया है वो दूसरी क्रिया के साथ में रिलेट करती है, तो इसमें आपको ज़रूरत पड़ती है किशोरावस्था की। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया किशोरावस्था होती है 5 से 7 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 1 से 9 वर्ष या फिर 6 से 12 वर्ष? देखिए मैं यहाँ पर जो बता रहा हूँ वो आपको अभी एज ए सब्जेक्ट के तौर पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जी हाँ इसको कहेंगे हम किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, जिसके अंदर टीन एज, जी हाँ इसको टीन एज भी कहा जाता है। ठीक है, ये आप याद जरूर कर लीजिएगा, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और किशोर अवस्था को तूफानों की एज अवस्था, ठीक है, तूफानों की एज भी कहा जाता है। ठीक है, थंडर, एज ऑफ स्टॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया निम्न में से क्या वृद्धावस्था में व्यायाम करने का लाभ नहीं है? हड्डियों में घनत्व में कमी हो जाएगी, आयु में वृद्धि होगी, श्वसन तंत्र स्वस्थ होगा या फिर इनमें से कोई नहीं? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। देखिए आप अगर वृद्धावस्था के अंदर व्यायाम करने से आपको लाभ नहीं मिलेगा तो ये क्या है? हड्डियों के घनत्व में कमी। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रौढ़ अवस्था में व्यायाम के क्या लाभ हैं? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। शारीरिक भार है नियंत्रित होगा, मांसपेशियां मजबूत बनेगी, तनाव से मुक्ति मिलेगी या फिर उपरोक्त सभी? तो बिल्कुल यहाँ पर सभी चीज़ें आपके साथ में होंगी कि आपको तनाव से मुक्ति मिलेगी, मांसपेशियां आपकी मजबूत हो जाएंगी और शारीरिक भार है, जो बॉडी वेट है वो आपका नियंत्रित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से अनुचित आसन का क्या कारण है? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। अनुचित आसन का क्या कारण है? कि आपका जो बॉडी पोस्चर है वो अच्छा नहीं है, चोट भी हो सकती है, बीमारी भी हो सकती है, तो ये दोनों ही सही है, तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस आसन संबंधी विकृति में रीढ़ की हड्डी का झुकाव आगे की ओर हो जाता है? पीछे को कुबड़ है, आगे को कुबड़, घुटनों का टकराना या फिर इनमें से कोई नहीं? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर। तो चलिए राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आगे की ओर कुबड़। जी हाँ, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो कुछ इस तरह की हो जाएगी। चलिए ये आपकी गर्दन है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर राइट है आपका आगे को कुबड़, इसको कहेंगे हम काइफोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है।
क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से किस आसन संबंधी विकृति में रीढ़ की हड्डी का झुकाव पीछे की ओर रहता है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, यहाँ पर बताया ही गया है कि झुकाव है पीछे की ओर रहेगा, तो बिल्कुल इजी यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए हो गया, तो ये हो जाएगा आपका पीछे की तरफ कुबड़ बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पीछे की ओर कुबड़ के निम्न में से क्या कारण हो सकते हैं। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। अत्यधिक भार उठाना, कुपोषण, कमजोर मांसपेशियां, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर बिल्कुल उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया कि शरीर की बनावट में उत्पन्न ऐसी विकृतियां जो अनुचित शारीरिक आसनों द्वारा उत्पन्न होती है, क्या कहलाएगी। जी हाँ, आपका जो बॉडी पोस्चर है, उस बॉडी पोस्चर के अंदर आपकी कुछ डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं जो आपका अनुचित आसनों के द्वारा उत्पन्न होती है, तो क्या कहलाएगा। खाद्य असहनशीलता, मिथक, खाद्य मिथक, अस्थिभंग या फिर आसन संबंधी विकृति। तो जी हाँ, यहाँ पर इसको कहेंगे हम पोस्चर रिलेटेड डिफॉर्मिटीज। ठीक है, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज इसको कहा जाएगा, आसन संबंधी विकृति। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे पूछा गया, ये निम्न में से किस आसन संबंधी विकृति में रीढ़ की अस्थियों का एक और झुकाव होने लगता है। चपटे पैर में, स्कोलियोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, विकृति की बात हो रही है, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज की बात हो रही है, तो यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका स्कोलियोसिस। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किस आसन संबंधी विकृति में पैरों का आकार चपटा होने लगता है, मीन्स फ्लैट फुट हो जाएगा। धनुषाकार टांगे हैं, घुटनों का टकराना है, चपटे पैर है या फिर ऑस्टियोपोरोसिस। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। तो चलिए, चपटे पैर, जहाँ फ्लैट फुट इसको कहेंगे कि इसमें आपके जो पैर हैं वो आपके चपटे हो जाएंगे। और देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली बात है कि जिसके घुटने आपस में टकराएंगे। अब घुटने कैसे होंगे, जिसके घुटने ऐसे बने हुए होंगे। ठीक है, ये सपोज कीजिए कि ये घुटना है, ठीक है, और ये दूसरा आपका घुटना है, ये आपस में टकरा रहे हैं। ठीक है, और इसकी आपकी टांगे ऐसी है, तो इसमें भी आपका ये मान के चलिए कि जो आपके पाँव है, तो यहाँ पर आपके घुटने टकराने की वजह से जो आपके पाँव है वो फ्लैट फुट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मतलब कि एक डिफॉर्मिटीज दूसरी डिफॉर्मिटीज को जन्म देती है। अगला प्रश्न है, चपटे पैर के क्या कारण है। कमजोर मांसपेशियां, अत्यधिक भार है, ए बी दोनों। तो जी हाँ, यहाँ पर आपकी कमजोर मांसपेशी और इसके साथ में जो आपकी यहाँ पर अत्यधिक भार की वजह से आपके अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से किस आसन संबंधी विकृति में घुटने आपस में टकराने लगते हैं। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। घुटने आपस में किस में टकराएंगे, तो बिल्कुल यहाँ पर राइट लिखा हुआ है, पहले ही आपको नोक नीज समझ में आ गया होगा, तो घुटने हैं वो आपस में टकराएंगे, तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घुटनों का आपस में टकराने का क्या कारण है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। अत्यधिक भार को ढोना, अत्यधिक मोटापा, ए बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछा गया है, कंधों का आगे की ओर झुकना प्रतीत होने क्या कहलाता है। चलिए, अगर आपके जो कंधे हैं वो आगे की तरफ झुके हुए हैं, तो इसको आप क्या कहेंगे। चपटे पैर कहेंगे, कुबड़ आगे को कहेंगे, या फिर गोल कंधे कहेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल इजी है ये, तो गोल कंधे, राउंड शोल्डर इसको कहा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछा गया है, घुटनों के टकराने की समस्या के लिए निम्न में से क्या एक सुधारात्मक उपाय हो सकता है। अगर आपके घुटने आपस में टकरा रहे हो, मीन्स आपको नॉक नी की प्रॉब्लम है, तो आपके लिए एक कह सकते हैं कि जो कोरेक्टिव एक्सरसाइज है वो कौन सी रहेगी। घुड़सवारी करना, दोनों टांगों के बीच तकिया रख कर सोना, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका कि आप घुड़सवारी करवाएं, जिसको भी नोकने की प्रॉब्लम है, और जब भी वो सो रहा है तो दोनों जो उसकी घुटने हैं उन दोनों नीज के बीच में आप तकिया रखकर सोए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा आसन गोल कंधों की समस्या में लाभदायक रहेगा। शवासन, धनुरासन, वज्रासन, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए, 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। तो जी हाँ, आपको अगर किसी के राउंड शोल्डर हैं, ठीक है, राउंड शोल्डर का मतलब ये रहेगा आपका कि जो आपके घुटने हैं, सॉरी, जो आपके कंधे हैं वो थोड़े से नीचे की तरफ झुके रहते हैं, ठीक है, बैंड डाउन रहेंगे। और जो यहाँ पर मैंने अभी दिखाने की कोशिश की, वो देखिए थोड़ा सा इस शेप में आपके जो शोल्डर है रहते हैं। तो जो राउंड शेप शोल्डर जिसके रहेंगे, तो आप उसको क्या करवाएं, उनको करवाएं आप धनुरासन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत में खेलों में महिलाओं की कम भागीदारी का निम्न में से एक कारण रहेगा। अशिक्षित होना, समाज की सोच, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पर वीमेंस की जो भागीदारी है वो कम है, लेकिन हालांकि अभी बहुत बढ़ गई है, ठीक है, और अच्छा बढ़ा हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी जो महिलाएं हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा खेलों के अंदर भागीदारी देंगे और उनको हम यहाँ पर समृद्ध बनाएंगे, उनको सशक्त बनाएंगे। तो यहाँ पर जो अशिक्षित होना और समाज की जो सोच है वो यहाँ पर हमें प्रतिबंधित करती है। जैसा आपने दंगल मूवी के अंदर देखा होगा, भाई ये तो छोरी है, कुश्ती कैसे कर लेगी? भाई कुश्ती ज़रूर करेगी, आप उनको थोड़ा सा जी हाँ पंख देने हैं आपने, ताकि वो भी समाज में अपनी एक पहचान बना सके। प्रथम रजो दर्शन का अर्थ क्या रहेगा? पहली बार मासिक स्राव होना, अंतिम बार मासिक स्राव होना, स्राव न होना, या फिर निम्न में से कोई नहीं। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। पहला यहाँ पर प्रथम रजो दर्शन का बात यहाँ पर कर रहा है, तो प्रथम रजो दर्शन को आप कह सकते हैं कि जो फर्स्ट टाइम आपका मेंस्ट्रुअल पीरियड आते हैं, ठीक है, महिलाओं के अंदर जो मासिक धर्म चक्र स्टार्ट होता है, पहला जो आएगा उसको प्रथम रजो दर्शन कहा जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ओस्टियोपोरोसिस का अर्थ क्या है? ओस्टियोपोरोसिस खून की कमी, अस्थि घनत्व में कमी, मांसपेशियों की कमजोरी, या फिर उपरोक्त में से सभी। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। तो जी हाँ, अस्थियों के घनत्व में कमी मीन्स जो बोन डेंसिटी है वो कम हो जाती है, जिसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस आपकी हड्डियों से कम होना शुरू होता है, तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछा गया एनरोक्सिया नर्वोसा क्या है? देखिए हालांकि ये क्वेश्चन आपके फिजिकल एजुकेशन जो अभी सीबीएसई क्लास 12th पढ़ रहे हैं उनके सिलेबस में ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके सिलेबस में ज़रूर है भाई। तो आप तैयारी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए लाइव क्लासेज है वो हमेशा चलती रहती है। सीरीज़ कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ये कि एक मानसिक रोग है, मीन्स हमारी मेंटलिटी हो जाती है। और एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर होता ये है कि हम खाना खाते हैं या तो छुप कर खाते हैं या फिर कम खाते हैं, और हमेशा हमें ये डर लगा रहता है कि अगर मैंने खाना ज़्यादा खाया तो मैं मोटा हो जाऊंगा, ठीक है। तो इस चक्कर में आप क्या करते हैं, कम खाते हैं। तो ये मेंटलिटी होती है। और जो ये ऐसे लोग हैं वो सबके सामने खुलकर खाना नहीं खाते हैं, ठीक है। उनको ये लगेगा कि अगर मैंने ज़्यादा खाना खाया या फिर कम खाना खाया तो लोग पता नहीं मेरे बारे में क्या कहेंगे। जी हाँ, लोग तो ऐसे ही कहते रहेंगे भाई, आप अपने बस काम की तरफ आगे बढ़ते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा एनोरेक्सिया नर्वोसा का एक प्रकार नहीं है? प्रतिबंधित एनोरेक्सिया नर्वोसा, रेचक एनोरेक्सिया नर्वोसा, सूक्ष्म एनोरेक्सिया नर्वोसा, और इनमें से कोई नहीं। तो चलिए 4 ऑप्शंस में से जो राइट है, राइट की तरफ हम बढ़ेंगे। तो ये जो ये आपका सूक्ष्म एनोरेक्सिया नर्वोसा है, ये आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा का प्रकार नहीं है। बाकी जो आपका रिस्ट्रिक्टेड या फिर प्रोहिबिटेड एनोरेक्सिया नर्वोसा और रेचक एनोरेक्सिया नर्वोसा कहेंगे, तो ये दोनों ही आपके प्रकार रहेंगे। अब चलिए मैं अब इसको बता देता हूँ कैसे रहेगा। जो प्रतिबंधित एनोरेक्सिया नर्वोसा है इसके अंदर आप अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, और जो आपका रेचक एनोरेक्सिया नर्वोसा है इसमें हम जो खाना खाते हैं या फिर जो आप एक्सरसाइजेज वगैरह करते हैं, तो मीन्स जो आपने कैलोरीज ली है आप उसको बर्न करते हैं, उसको बाहर अपने शरीर से निकालते हैं, वो किसी भी रूप में आपका हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में यहाँ पर पूछा गया है कि अपना शारीरिक भार कम करने के उद्देश्य से भोजन की मात्रा बहुत कम कर देना किसके लक्षण है? ऑस्टियोपोरोसिस के, खाद्य असहनशीलता के है, एनोरेक्सिया नर्वोसा के है, और इनमें से कोई नहीं। तो चलिए राइट की तरफ बढ़ेंगे। राइट है, ये है आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा का प्रकार, ठीक है। लक्षण है कि आप अपना शरीर का भार कम करने के लिए भोजन कम खाते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से क्या बलमिया का एक प्रकार नहीं है? अब बलमिया में होता क्या भाई? बलमिया नर्वोसा जो होता है इसमें आप खाना खाते हैं और वोमिटिंग के थ्रू, जी हाँ, खाना का टेस्ट भी लेना चाहते हैं और वोमिटिंग के थ्रू उसको बाहर भी कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर पूछा गया रेचक बलमिया है, गैर रेचक बलमिया है, सूक्ष्म बलमिया, एक प्रकार इसमें से कौन सा नहीं है? अब देखिए रेचक का मतलब ही होता है कि आप किसी चीज़ को बाहर की तरफ निकाल दें। तो चलिए राइट की तरफ बढ़ेंगे। राइट है यहाँ पर सूक्ष्म बलमिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी जो रेचक और गैर रेचक है ये दोनों ही आपके बलमिया के प्रकार हैं। तो चलिए यहाँ पर अब आ जाएगा बलमिया का लक्षण, जी हाँ, जिससे आप पहचान सकते हैं कि बलमिया किसको कहा जाएगा। बलमा नहीं है भाई, ये बुलमिया है, ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए हाँ, कभी आप बलमा बलमा करने लग जाओ। क्वेश्चन आपके लिए कि
बलमिया का लक्षण क्या है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, केवल वजन कम कर लेना, अत्यधिक भोजन करने के पश्चात उल्टी कर देना, या फिर उपरोक्त ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए राइट की तरफ बढ़ेंगे, और राइट यहाँ पर जो आपका हो जाएगा ये है आपका ऑप्शन बी। जी हाँ, आप खाना खाते हैं, दबा के खाना खाते हैं, जीभ का टेस्ट आप लेना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद में आपको ये डर लगा रहता है कि मैंने ज़्यादा खा लिया भाई, वेट बढ़ जाएगा, तो आप क्या करते हैं, वोमिटिंग करते हैं, वोमिटिंग करते हैं। और दूसरा, अगर आप वोमिटिंग नहीं कर पाते तो आप कुछ लैक्सेटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका बलमिया का लक्षण रहेगा। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक एक्सप्लेन और कर दूँ। यहाँ पर देखिए, जो ये वाला था, ठीक है, मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया था, मैं बता देता हूँ अभी आपको दोबारा से। देखिए, जो आपका ये पहला है रेचक बलमिया, इसमें आप उल्टी करते हैं, ठीक है, खाना खाया, दबा के खाया, फिर आपने उल्टी कर दी। गैर रेचक बलमिया का मतलब होता है कि आप इसके अंदर कोई भी मेडिसिन वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, कोई मेडिसिन यूज़ कर ली, उस मेडिसिन को लेने के बाद में आप क्या करते हैं, अपना जो खाना है उसको बाहर निकाल देते हैं, जैसे कि लैक्सेटिव वगैरह है, ठीक है, डायरेटिक्स वगैरह है, आपने वो यूज़ कर लिया, तो उससे आपका जो बॉडी का वेट है वो भी कम हो जाएगा। लैक्सेटिव आपने लिया तो जो खाना आपने खाया है उसके पोषक तत्व है वो आपके खाने में नहीं जाते, और वो आप एक्सीडेटरी सिस्टम के थ्रू बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 93, और क्वेश्चन में पूछा गया, निम्न में से बलमिया का क्या कारण है? आनुवंशिक रोग है, मनोवैज्ञानिक है, सामाजिक कारक है, उपरोक्त सभी है। तो यहाँ पर जो राइट रहेगा ये हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। जी हाँ, यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए समझने वाला है कि ये आनुवंशिक हो सकता है, मीन्स जैसे आप अपनी सोच बनाएंगे वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांसफर करेगी। मनोवैज्ञानिक भी आपके लिए हो सकता है, क्योंकि आपको अपना कई बार आपका जो प्रोफेशन है उसके लिए भी, ठीक है, और समाज आपके बारे में क्या कहेगा, अरे मोटा हो गया, ठीक है, ओवरवेट हो गया, ठीक है, खाना कम खाया कर, जो इस तरह के ताने बाने और जो इस तरह के आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं वो आपको समाज में, या फिर ये हो सकता है कि आप किसी जॉब के प्रोफेशन में ऐसा है, जैसे कि आप मॉडलिंग वगैरह करते हैं, एक्टिंग वगैरह करते हैं, तो आपको अपना बॉडी वेट है वो मेंटेन करके रखना पड़ता है, ठीक है। या फिर जिस तरह जो हमारे कॉम्बैट गेम खेलते हैं, इवन ऑल्सो दोज प्लेयर आर प्लेइंग कॉम्बैट गेम लाइक रेसलिंग, कबड्डी, जूडो, खो आपका ताइक्वांडो, जिसमें आपको वेट मेंटेन करने की कोशिश करनी पड़ती है, तो उनको भी ये प्रॉब्लम होने के चांसेस हो सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अनार्तव क्या है? अनार्तव क्या रहेगा, इसका आपको बताना है। चलिए, यहाँ पर डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है, आप इसमें यहाँ पर देख पाएंगे। ये है आपका ऑप्शन, प्रजनन योग्य आयु में रक्तस्राव न होना, और युवावस्था में रक्तस्राव न होना, प्रथम मासिक रक्तस्राव होना, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए, चार ऑप्शंस में से जो राइट लगे उस राइट पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये है आपका कि जो प्रजनन योग्य आयु में मासिक स्राव न होना, ठीक है, यहाँ पर रक्तस्राव लिख रखा, तो आप इसको मासिक रक्तस्राव न होना आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया, असामान्य मासिक धर्म का अर्थ क्या है? मासिक धर्म का नियमित रूप से होना, मासिक धर्म की अनियमितता, और यहाँ पर है आपका मासिक धर्म का प्रथम बार होना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए, असामान्य मासिक धर्म का मतलब है कि जो मासिक धर्म की अनियमितता, मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन में होगा क्या कि आपके जो यहाँ पर जो पीरियड्स टाइम है, मेंस्ट्रुअल जो टाइम है वो या तो 12 दिन का, 14 दिन का, 15 दिन का, 1 महीना, या फिर कभी कभी 1 महीने से ज़्यादा का टाइम। वैसे देखिए, जो आपका मासिक धर्म चक्कर चलता है वो 28 दिन का होता है, ठीक है, या तो 28 दिन से कम हो जाना, ठीक है, या फिर 28 दिन से बढ़ जाना, ठीक है, या फिर कभी कभार जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो न आना। तो ये सभी मासिक धर्म की अनियमितता रहती है, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के डिसफंक्शन रहेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न में पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर का एक मशीन के रूप में अध्ययन कहलाता है, जीव यांत्रिकी, वायु गतिकीय, प्रशिक्षण, या फिर इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, एक मशीन के तौर पे आप जिसका यहाँ पर अध्ययन करते हैं तो उसको कहेंगे हम जैव यांत्रिकी, ठीक है, बायोमैकेनिक्स। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कोहनी का मोड़ना जब हमारे हाथ हमारी छाती की तरफ ले जाते हैं तो क्या कहलाता है? चलिए, फ्लेक्शन कहेंगे, अबडक्शन कहेंगे, एक्सटेंशन कहेंगे। चलिए, ये आपकी बॉडी हो गई, ये आपकी लेग्स रह गई। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि जब आप कोहनी को मोड़ते हैं और हाथ को छाती की तरफ लेकर जाते हैं तो उसको क्या कहेंगे, ठीक है। चलिए, ये आपने हाथ है और ये हाथ ऐसे मोड़ लिया तो इसको क्या कहेंगे?
फ्लेक्शन कहेंगे, अबडक्शन कहेंगे, एक्सटेंशन कहेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब भी आप अपनी कोहनी को मोड़ते हैं, देखिए ये आपकी कोहनी मैंने ऐसे मोड़ दी, ठीक है, कोहनी ऐसे मुड़ के आ गई, तो इसको क्या कहेंगे, हम कहेंगे फ्लेक्शन। ठीक है, मीन्स दो आपका जो जॉइंट है उस जॉइंट्स का एंगल डिक्रीज करना। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ लीजिए कि जो आपका एंगल है, जो आपका जॉइंट है, उस जॉइंट्स का जो डिग्री एंगल होता है उसको आप कम कर लेते हैं, तो उसको फ्लेक्शन कहते हैं। एंगल को इंक्रीज करना, बढ़ाना, आपका फ्लेक्शन एक्सटेंशन कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाथ को बराबर से इस प्रकार से खोलना कि हाथ शरीर की मध्य रेखा से दूर जाए, तो इसको क्या कहेंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़िए और फिर यहां पर इसका रिप्लाई कीजिएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब ये बोल रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, अपने हाथ को बराबर से इस प्रकार खोलते हैं और शरीर की जो मध्य रेखा है उससे दूर ले जाते हैं। ठीक है, ये हाथ आप ऐसे लेके चले गए, ठीक है, और ये आपका हाथ यहाँ पे है। तो ये जो आपने किया बाहर की तरफ जो आपने हाथ निकाला, इसको क्या कहेंगे, फ्लेक्शन कहेंगे, अबडक्शन कहेंगे, एक्सटेंशन कहेंगे। और इससे रिलेटेड मैंने एक चैनल पर वीडियो डाल रखी है, वो मैं लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को जाकर जरूर देखना, क्योंकि वहां पर मैंने जितनी भी बॉडी के अंदर मूवमेंट्स है, प्लेन है, एक्सिस है, वो सभी बता रखे हैं अच्छे से, आप उसको देखिएगा। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, इसको कहेंगे एबडक्शन। ठीक है, एबडक्शन का मतलब है किसी चीज को, बॉडी का जो मिड लाइन है, इस मिड लाइन से आप दूर लेके जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, आगे की ओर मोड़े गए सीधे पैर को पीछे की ओर ले जाना किस चीज का उदाहरण है। फ्लेक्शन है, एबडक्शन है, एक्सटेंशन है, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए ये आप साइडवर्ड ऐसे खड़े हैं, ठीक है, ये आपकी लेग्स हो गई। अब ये बोल रहा है कि जो आपकी लेग्स है ना, उस लेग्स को आप पीछे की तरफ लेके जाते हैं, पीछे की तरफ ले जाना क्या कहलाएगा। चलिए फ्लेक्शन, अबडक्शन, एक्सटेंशन। तो चलिए राइट हो जाएगा, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सिर को पीछे की तरफ से दूसरी तरफ घुमाना क्या कहेगा। चलिए सिर है, आप पीछे की तरफ लेके चले गए हैं, ठीक है, आपने पीछे की तरफ अपना ये, चलिए मैं दोबारा बना देता हूँ। देखिए आपका सर है, ये आपने पीछे ले जा रखा है, ठीक है, यहाँ पे आपकी शारीरिक स्थिति है, आपने अपनी गर्दन को पीछे ले जा रखा है और आप क्या कर रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं। तो घुमाना इसको क्या कहेंगे, रोटेशन कहेंगे, यहाँ पर अबडक्शन कहेंगे, या फिर एक सिर को एक तरफ से दूसरी तरफ। मैं माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन दोबारा कर देता हूँ। चलिए ये बोल रहा है कि आपका ये सर है, ठीक है, चलिए मैं इसकी एक बार आकृति बना देता हूँ, इल्यूस्ट्रेशन बना देता हूँ। अब ये बोल रहा है कि एक तरफ से आप क्या कर रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको आप क्या कहेंगे, घुमाएंगे जब ऐसे, ठीक है, ये आपकी ऐसे घूमेगी। तो आप अगर ऐसे करते हैं तो इसको क्या कहेंगे, तो ये आपका कहलाएगा, बिल्कुल सही आपने समझ लिया है, मेरे हिसाब से तो रोटेशन इसको कहा जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाथ की उंगलियों को फैलाना और दोबारा पहले वाली स्थिति में लाना क्या कहलाएगा। जी हाँ, आप अपने हाथ की उंगलियों को फैलाते हैं, ठीक है, ये आपके हाथ है, ठीक है, ये आपका हाथ है, ठीक है भाई, ये आपका हाथ मैंने बना दिया, ठीक है। अब ये इसमें उंगलियां हैं और आपने क्या किया, अब दूसरी बार में आप क्या करते हैं, अपने हाथों की जो उंगलियां हैं उसको सेपरेट करते हैं, ठीक है, उसको फैलाते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, ठीक है। चलिए तो राइट की तरफ बढ़ेंगे और राइट है यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। जी हाँ, इसको हम कहेंगे एडक्शन कहेंगे, ठीक है, इसको एडक्शन कहा जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछा गया है आपसे ये कि न्यूटन की गति के पहले नियम को क्या कहा जाता है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और ये क्वेश्चन तो बहुत इजी होने वाले हैं, क्योंकि न्यूटन ने 3 नियम दिए हैं। जड़ता का नियम है, त्वरण का नियम है, प्रतिक्रिया का नियम है। तो पहले वाला हम ठीक कर देते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका लॉ ऑफ इनर्शिया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, न्यूटन की गति के दूसरे नियम को क्या कहते हैं। तो ये भी आपके लिए इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, तो इसको कहेंगे हम लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़कने लगती है तो उसको क्या कहेंगे। जी हाँ, एक वस्तु है दूसरी सतह की वस्तु पर लुढ़केगी तो हम उसको क्या कहेंगे। देखिए लुढ़कना, अब सपोज कीजिए कि एक सरफेस है और इस सरफेस पे ये कोई आपकी एक बेलनाकार चीज़ है, ठीक है, तो ये बेलनाकार चीज़ है, ये ऐसे लुढ़क के आगे की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, रोलिंग कर रही है, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे।
तो इसको हम कहेंगे बिल्कुल आपका रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, इसको कहेंगे रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग घर्षण। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, एक स्थिर वस्तु तब तक स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए, तो ये कौन सा नियम का उदाहरण रहेगा? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। जी हाँ, एक वस्तु है, वो स्थिर अवस्था में है, उस पर जब भी कोई बाहरी बल नहीं लगाएंगे तब तक वो उसी अवस्था में रहेंगे, तो इसको हम कहेंगे जड़ता का नियम। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछा गया है, क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न में से घर्षण बल से क्या हानि हो सकती है? वस्तु पर फिसलना होगा, साइकिल के टायर का फटना, जमीन पर मजबूत पकड़ बनना, या फिर इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, घर्षण बल से क्या हानि होगी? अगर घर्षण बल ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हानि आपको होगी, आपको पहचानना है। तो जी हाँ, अगर घर्षण ज़्यादा है तो जो साइकिल का टायर है वो फट जाएगा। देखिए, जो फ्रिक्शन ज़्यादा है और ये साइकिल है। ठीक है भाई, ये आपकी साइकिल ऐसे बनी हुई है। ठीक है, ये आपकी साइकिल मैंने बना दी, और अब इस साइकिल की जो आपने क्या किया कि ब्रेक लगा दिया, या फिर अचानक से आप ब्रेक लगाते हैं, ठीक है, या फिर आप इसको चलाते हैं। और चलिए भाई, मैं साइकिल बना देता हूँ, ये आपकी साइकिल बना दी भाई। ठीक है, आप अपनी साइकिल को चला रहे हैं, तो ये साइकिल जब आप चलाएंगे तो अगर आपने घर्षण ज़्यादा होगा टायरों के बीच में और सरफेस के बीच में, तो जो साइकिल का टायर है वो फट जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में यहाँ पर पूछा गया कि शूटिंग के दौरान, जी हाँ, शूटिंग कौन सी शूटिंग है भाई, ये समझ लीजिए। शूटिंग है जो आप गन को फायर करते हैं। ठीक है, पिस्टल शूटिंग है या फिर एयर गन शूटिंग है। ठीक है, आपकी शूटिंग है, तो उसके दौरान गति का कौन सा नियम कार्य करता है? जड़ता का नियम कार्य करेगा, प्रतिक्रिया का नियम कार्य करेगा, तरुणता का नियम कार्य करेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भाई, जब भी शूटिंग हम करते हैं तो इसमें प्रतिक्रिया का नियम अप्लाई होता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अब शूटिंग का कैसे होगा? देखिए, ये आपकी एक गन है। ठीक है, चलिए मैं गन बना देता हूँ। ये आपकी एक ऐसी गन है, और इस गन के अंदर ये हो गया भाई हमारा ट्रिगर। ठीक है, चलिए मैं गन की बैरल और बना देता हूँ। ठीक है, ये गन की बैरल है, और यहाँ से ये हो गया इसका घोड़ा। ठीक है, चलिए भाई, ये हमारी बंदूक है। जैसे ही आपने इसका प्रेस करेंगे तो जो ये ट्रिगर है, ये आपका, जैसे आपने ट्रिगर प्रेस किया तो जो पीछे का नॉक्स फॉर्म होता है, ठीक है, इसके अंदर एक नॉक्स फॉर्म होगा, और वो जो यहाँ पर आपकी बुलेट रखी होती है, उस बुलेट को जैसे ही हिट करेगा, ठीक है, यहाँ पे जो हिट करेगा, हिट करने के बाद में जो गोली है वो आगे की तरफ बढ़ेगी, लेकिन जो गन के अंदर जो आपका बुलेट है, बुलेट में जो आपका बारूद है वो क्या करेगा, आगे बढ़ने के लिए पीछे की तरफ थ्रस्ट करेगा। पीछे की तरफ जो थ्रस्ट होगा उससे हमारा जो हाथ है उसमें झटका लगेगा। अगर हम बड़ी गन है, ठीक है, जैसे कि 12 बोर है, अगर हम उसको फायर करते हैं तो जो शोल्डर है, शोल्डर पे जाके जर्क लगती है, मीन्स गोली है वो आगे बढ़ने के लिए अपने जो पिस्टल है उसको पीछे की तरफ धकेलेगी। तो इसको कहते हैं प्रतिक्रिया का नियम। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में यहाँ पर पूछा गया आपसे ये कि शारीरिक शिक्षा में निम्न में से क्या जीव यांत्रिकी का महत्व नहीं है? चोटों को बचाने में सहायक है, प्रशिक्षण में सुधार है, उपकरणों में सुधार है, लचक में सुधार है। तो इसमें यहाँ पर जीव यांत्रिकी का मीन्स बायोमैकेनिक्स का कौन सा महत्व नहीं है? चलिए, चार ऑप्शंस में से जो राइट लगे आपको, राइट की तरफ बढ़ लीजिए। तो लचक में सुधार, जी हाँ, लचक में सुधार का जैव यांत्रिकी का कोई महत्व नहीं है। बाकी आपको चोट में बचाने में सहायक होती है, प्रशिक्षण में सुधार कर सकती है, और इसके साथ में जो आपके उपकरण हैं उनको सुधार में ला सकती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में यहाँ पर पूछा गया कि हैमर थ्रो में निम्न में से कौन सा गति नियमन कार्य करता है? जड़ता का नियम कार्य करता है, त्वरणता का नियम कार्य करता है, प्रतिक्रिया का नियम कार्य करता है। चलिए, चार ऑप्शंस में से जो राइट लगे उस राइट पे आप क्लिक कर लीजिए। तो ये आपका लॉ ऑफ एक्सीलरेशन काम करता है। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि जो हैमर थ्रो है, हैमर थ्रो की रोटेशन होती है। ठीक है, हैमर थ्रो है वो आपका रोटेशन में फेंका जाता है। रोटेशन में जब आप उस चीज़ को फेंकेंगे और वो ऑब्जेक्ट है जब वो आपका ट्रैवल कर रहा होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे उस पर दो तरह की फोर्स अप्लाई होती है, तभी उसके अंदर आप स्पीड बना सकते हैं। एक तो होती है सेंट्रीपिटल और एक होती है आपकी सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल क्या करती है, किसी चीज़ को अंदर की तरफ खींचती है, और सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है कि सेंटर से दूर जाके उस चीज़ पे वो आपका फोर्स अप्लाई करती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किसी खिलाड़ी से संबंधित सूचना तथा आंकड़े एकत्रित करने की विधि क्या कहलाती है? मापन, परीक्षण, ए तथा बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं है? अब चलिए, टेस्ट और मेजरमेंट्स के क्वेश्चन है वो आपको करवाते हैं। तो चलिए राइट की तरफ बढ़ेंगे। राइट, जी हाँ, आप क्या करते हैं, आंकड़े एकत्रित करते हैं।
ठीक है, खिलाड़ी की सूचना से संबंधित, तो इसको कहा जाएगा आपका परीक्षण, टेस्ट इसको कहा जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, खिलाड़ी की शारीरिक क्षमताओं तथा योग्यताओं के मूल्यांकन के लिए प्रयोग में लाए जाने वाली विधि क्या कहलाएगी? जी हाँ, शारीरिक क्षमता, उसकी योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए जो प्रयोग में लाई जाने विधि है उसको क्या कहेंगे? परीक्षण कहेंगे, मापन कहेंगे, व्यायाम कहेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भाई बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले से रिलेट कर रहा है, तो ये है आपका मापन। जी हाँ, आप उसकी मेजरमेंट्स करते हैं, टेस्ट और मेजरमेंट्स। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में यहाँ पर आपसे क्वेश्चन का जो पूछा गया है, जहाँ मोटर फिटनेस से रिलेटेड क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विधि गामक पुष्टि परीक्षण में नहीं अपनाई जाती? सिट एंड रीच टेस्ट है, 600 यार्ड्स रन और 50 यार्ड्स रन है, और इसके साथ में मेडिसिन बॉल थ्रो। तो बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है आपके लिए, और देखते हैं कि आप बता पाते हैं नहीं। तो राइट हो जाएगा यहाँ पर मेडिसिन बॉल थ्रो। जी हाँ, जो मोटर फिटनेस टेस्ट है उसमें सिट एंड रीच टेस्ट है, 600 मीटर यार्ड रन है, और इसके साथ में 50 मीटर रन है। ठीक है, इसमें मॉडिफाई पुशअप और पुशअप, ठीक है, पुलअप्स आपकी शामिल रहते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में यहाँ पर पूछा गया, क्वेश्चन में है आपके लिए, चलिए क्वेश्चन को दोबारा से मैं हाईलाइट कर देता हूँ। कमर के निचले भाग तथा कूल्हों के क्षेत्र की मांसपेशियों की लचक को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? 600 गज दौड़, 50 गज दौड़, सीट एंड रीच परीक्षण, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जी हाँ, यहाँ पर कमर का निचला हिस्सा है, और कूल्हे की जो मांसपेशियों की लचक को मापने के लिए हम क्या करते हैं? सीट एंड रीच टेस्ट को यूज करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पार्शियल कर्ल अप परीक्षण होता है किसके लिए? है पैरों की शक्ति को मापने के लिए, उदर की शक्ति को मापने के लिए, तवर्ण शक्ति को मापने के लिए, या फिर उपरोक्त सभी? तो चलिए पार्शियल कर्ल अप, पार्शियल कर्ल अप का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये आपका सर है, ठीक है, आपने क्या किया, आपने ये दोनों हाथ अपने सर के पीछे ऐसे लगा लिए, ठीक है, या फिर आप अपने हाथ फ्लैट भी रख सकते हैं। ठीक है, ये आपका हिस्सा रह गया, ठीक है, ये आपने अपनी टांगे ऐसे मोड़ के आप बैठ गए। ठीक है, अब या क्या कर रहे हैं कि आप अपने सर को यहाँ पर लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है पार्शियल कर्ल अप, और उसको आप सिटअप्स भी कह सकते हैं। तो सिटअप्स आपका मेनली जो आपका पेट है, उस पेट की जो मांसपेशी है उसको यहाँ पर स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछा गया कि संशोधित पुलअप्स निम्न में से किसके लिए होते हैं? संशोधित पुशअप है, तो यहाँ पर मॉडिफाई पुशअप किसके लिए है? लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, खिलाड़ियों के लिए? तो जी हाँ, जो मॉडिफाई पुशअप है ये आपका लड़कियों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछा गया, लड़कों के लिए मेडिसिन बॉल का वजन क्या रहेगा? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। लड़कों के लिए जो मेडिसिन बॉल होती है उसका वजन कितना रहेगा, आपको बताना है यहाँ पर इसका राइट आंसर। तो चलिए, लड़कों के लिए जो बॉल होगी इसका जो वजन है मेडिसिन बॉल का 3 किलोग्राम रहेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। जिगजैग दौड़ में परीक्षार्थी से कितने चक्कर लगवाए जाते हैं? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, और ये जो बैरोमोटर फिटनेस टेस्ट है इसका रहेगा। चलिए, जिगजैग दौड़ में कितने आपके से चक्कर लगवाए जाएंगे? 4, 3, 2, 1। तो चलिए यहाँ पर राइट होगा आपका 3 चक्कर आपसे लगवाए जाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हृदय वाहिका की पुष्टि के लिए, पुष्टि का मतलब है यहाँ पर उसकी फिटनेस के लिए, निम्न में से कौन सा परीक्षण करवाया जाता है? कि जो आपका कार्डियक वैस्कुलर फिटनेस है उसको चेक करने के लिए कौन सा यहाँ पर परीक्षण टेस्ट है या होगा? मेडिसिन बॉल थ्रो करवाएंगे, हार्डवेयर स्टेप टेस्ट करवाएंगे, जिगजैग रन करवाएंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल यहाँ पर जब भी आप जो आपकी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस है उसको चेक करने के लिए जो भी टेस्ट करेंगे तो उसका नाम होगा हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ऑक्सीजन के अधिकतम आयतन के विकास को जांचने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? जी हाँ, आपका जो ऑक्सीजन वॉल्यूम को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट आप करेंगे? रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है, 500 गज दौड़, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भाई ये भी आपका कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है टेस्ट। तो यहाँ पर ये है आपका रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट, इसको कहा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है यहाँ पर 120 नंबर, और प्रश्न आपको कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में बक्से की ऊंचाई लड़कियों के लिए कितनी होती है? 18 इंच, 20 इंच, 12 इंच, या फिर 16 इंच? तो चलिए, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन, मेरे हिसाब से तो इसी ईजी रहेगा जिसने पढ़ा होगा। तो चलिए, राइट है यहाँ पर 16 इंच। जी हाँ, जो 16 इंच की ऊंचाई है ये लड़कियों के लिए होती है,
और जो यहाँ पर आपकी 20 इंच है ये लड़कों के लिए बॉक्स की ऊंचाई रहेगी। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न है 121 नंबर और प्रश्न में पूछा गया है, निम्न में से क्या रॉकपोर्ट परीक्षण का लाभ नहीं है। जो रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट आप करवाते हैं उसका क्या लाभ नहीं है। काफ़ी सरल है, काफ़ी कम उपकरण की आवश्यकता पड़ती है, कम खर्चीला है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए राइट की तरफ बढ़ेंगे और राइट है ये आपका कम खर्चीला है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ये इसका लाभ नहीं है। ठीक है, कम खर्चीला। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न में पूछा गया, रिकली तथा जोन्स वरिष्ठ नागरिक परीक्षण को विकसित किया गया है। जी हाँ, जो रिकली जोन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट है इसको कब बनाया गया, 2002 में, 2003 में, 2001 में, या फिर सन 2000 में। तो ये क्वेश्चन आपके लिए जी हाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सन 2000 में ये बनाया गया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 8 फुट अप एंड गो परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा। जी हाँ, 8 फुट अप एंड गो परीक्षण, जी हाँ, जिसमें एक कोन रखा रहेगा। ठीक है, एक आपकी यहाँ पर आपकी चेयर होगी। ठीक है, इस चेयर पे आप उस व्यक्ति को बिठाएंगे जिसका आप परीक्षण कर रहे हैं। ठीक है, और वो यहाँ से उठेगा और इस कोन के ऊपर से ऐसे घूम कर जाएगा। तो ये जो टेस्ट होता है ये आपका किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है आपको बताना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अपने ऑप्शन है वो चेक कर लिए। तो ये है आपका चलते समय गति तथा संतुलन का मूल्यांकन करने के लिए। जी हाँ, जो आपकी एजिलिटी होती है, जो आपका कोऑर्डिनेशन है, इसके लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है। और ये सीनियर सिटीजन टेस्ट का एक मोटर फिटनेस टेस्ट का एक बैटरी या फिर इसको आप टेस्ट कह सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न में पूछा गया, चेयर स्टैंड परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। 4 ऑप्शंस में से जो राइट लगे उस राइट पे क्लिक कर लीजिए। चलिए राइट की तरफ मैं बढ़ता हूँ। राइट है ये है आपका सीनियर सिटीजन्स के जो बॉडी का जो लोअर पार्ट है उस लोअर पोर्शंस की जो स्ट्रेंथ है उसको चेक करने के लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, बाजू मोड़ने परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जी हाँ, आर्म कर्ल अप टेस्ट इसको कहा जाएगा। आर्म कर्ल अप वरिष्ठ नागरिकों के शरीर के ऊपरी भाग की शक्ति का मूल्यांकन है, वरिष्ठ नागरिकों के ऊपरी भाग की सैन्य क्षमता का, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए राइट की तरफ बढ़ेंगे। राइट यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। जी हाँ, जो शक्ति है और जो सहन क्षमता है उन दोनों का मूल्यांकन करने के लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है सीनियर सिटीजन के लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न में पूछा गया कि वरिष्ठ नागरिकों के कंधों की लचक के मूल्यांकन के लिए कौन सा परीक्षण करवाया जाता है। चेयर स्टैंड टेस्ट है, बाजू मोड़ने का परीक्षण है, बैक स्क्रैच टेस्ट है, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, जो कंधों की लचक है उसको मापने के लिए जो आपका किया जाता है ये है आपका बैक स्क्रैच टेस्ट। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न में पूछा गया है कि वरिष्ठ नागरिकों की कार्यात्मक पुष्टि का मूल्यांकन करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। यहाँ जो कार्यात्मक पुष्टि है जी, वर्क फिटनेस के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे। चलिए 4 ऑप्शंस में जो राइट लगे उस राइट पे आप क्लिक कर लीजिएगा। 6 मिनट चाल परीक्षण है, जिगजैग दौड़ है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए ये आपका जो वरिष्ठ नागरिकों की बात हो रही है तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट आप उनको बिल्कुल भी नहीं करवाएंगे, जिगजैग रन नहीं करवाना है भाई, क्योंकि वो 60 साल से ऊपर के जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए आपका टेस्ट आप कंडक्ट कर रहे हैं। तो अब जो लास्ट में रहा ये है आपका 6 मिनट वॉक टेस्ट। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न में पूछा गया है और प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, किसी खिलाड़ी द्वारा उसके विशिष्ट खेल में प्रभावशाली रूप से प्रदर्शन करने की क्षमता क्या कहलाती है। गामक पुष्टि, सुयोग्यता, योगासन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, यहाँ पर विशिष्ट खेल के अंदर प्रभावशाली रूप से परफॉर्मेंस जो आप देते हो तो उसको कहा जाता है आपका मोटर फिटनेस। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जोड़ों की गतियों का अधिकतम विस्तार कहलाता है, क्या कहलाएगा। मोटापा, सैन्य क्षमता, लचक, या फिर शक्ति। तो ये तो काफ़ी इजी रहेगा। जी हाँ, इसको हम कहेंगे फ्लेक्सिबिलिटी, लचक इसको कहेंगे लचीलापन कहेंगे। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न में क्वेश्चन में आपसे पूछा गया और ये 130 नंबर प्रश्न। जी हाँ, यहाँ पर 130 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। गति शरीर के किस तत्व पर निर्भर करती है। मोटापे पर, हड्डियों के घनत्व पर, लाल मांसपेशी तंतुओं पर, या फिर श्वेत मांसपेशी तंतुओं पर। 4 ऑप्शंस में से जो राइट लगे उस राइट पे आप क्लिक कर लीजिए। तो देखिए, जो गति है वो हमारी श्वेत मांसपेशी तंतुओं पर, रेड मसल्स फाइबर पर, सॉरी व्हाइट मसल्स फाइबर।
ठीक है, क्या वाइट मसल्स फाइबर पर आपकी डिपेंड करती है। वाइट मसल्स फाइबर को हम नाम देते हैं यहाँ पर एफ टी और एफ, फास्ट ट्विच फाइबर। मसल्स का जो रेशियो होता है जिसके अंदर एफ टी एफ ज़्यादा रहेंगे उसकी स्पीड है ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि जो 80% जो स्पीड है वो आपकी जेनेटिक होती है। जेनेटिक का मतलब है अनुवांशिकी पर डिपेंड करती है कि आपको क्या मिला है अपनी हेरिडिटी से, ठीक है। और जो 20% स्पीड है वो आप अपने एनवायरनमेंट, आप अपनी एक्सरसाइज, आप अपने ड्रेसिंग सेंस और आप अपने जो ट्रेनिंग शेड्यूल्स है उससे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये थे आज के, जी हाँ, आज के 130 क्वेश्चन सीरीज नंबर 311 में फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स जो सीबीएसई क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और खास करके उन सभी यहाँ पर व्यूवर्स के लिए जो फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो सीरीज कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिए, और अगर सीरीज अच्छी लगी है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।